हाँ जी, चलिए करें स्टार्ट। तो आर्किटेक्चर प्रॉपर्ली खत्म हो गया था। आज का टॉपिक इंडियन डांस फॉर्म्स है। ठीक है, आर्किटेक्चर में हम लोग डिटेल डिस्कशन सब कर ही चुके हैं। ठीक है, उसमें तो कुछ बचा नहीं है। इंडियन डांस फॉर्म्स की बात करनी है। इंडियन डांस फॉर्म्स के साथ में हम लोग को इंडियन म्यूजिक की भी बात करनी है। तो भारतीय नृत्य कला और भारतीय म्यूजिक, ठीक है, इसके बारे में या संगीत के बारे में हम लोगों को अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। देखिए, मैंने कल आपको एक बताई थी चीज़ कि भारतीय नृत्य कला या जब इंडियन डांस फॉर्म्स की बात होती है तो डांस फॉर्म्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, डांस फॉर्म्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। पहला पार्ट इसका क्लासिकल डांसेस होते हैं, जिसको हम लोग शास्त्रीय संगीत करके बोलते हैं। ठीक है, या शास्त्रीय नृत्य करके बोलते हैं, सॉरी। तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म होती है जिसमें शास्त्रीय नृत्य होता है, और ऐसे शास्त्रीय नृत्य भारत के अंदर लिमिटेड नंबर के हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करें, 8 शास्त्रीय नृत्य को भारत के अंदर शास्त्रीय नृत्य की पहचान दी गई है भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा। ठीक है, तो ये 8 शास्त्रीय नृत्य, कभी कभी एक आध नृत्य को इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है, कभी हटा दिया जाता है। तो नवा वाला बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कर लेंगे चर्चा हम लोग, लेकिन 8 ओरिजिनल फॉर्म के इसके अंदर काउंटेड होते हैं। तो हमें ये शास्त्रीय नृत्य की बात करनी है, इसके अंदर देखना है। प्लस इसके बाद में दूसरा एक हमारा है, वो है हमारा लोक नृत्य, जिसको हम लोग कहते हैं, या फिर हमारे लिए क्या होता है, ये फोक डांसेस। ठीक है, तो फोक डांसेस का दूसरा फॉर्म है जिसको हम लोगों को इसके भी अंदर पढ़ना है। फोक डांसेस हमारे सेकंड है। अब फोक डांसेस देखिए कौन से डांसेस होते हैं, वो डांसेस होते हैं जो लोकल, मतलब बेसिकली आपके रीजनल तरीके के डांस फॉर्म्स होते हैं। रीजनल डांस फॉर्म की बात करें, जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कई तरीके के ऐसे डांस फॉर्म्स हैं जो यहाँ की संस्कृति से रिलेटेड थोड़े बहुत उत्पन्न हुए होंगे। ठीक है, या यहाँ के कल्चर से रिलेटेड उत्पन्न होंगे। ऐसे डांस फॉर्म्स को हम लोग रीजनल डांस फॉर्म या फोक डांसेस बोलते हैं। ठीक है, और उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत हमें देखने को मिलेंगे। और उसके लिए मैं आपको बता भी चुका हूं कि जो फोक डांसेस हमारे होते हैं, उन डांसेस की संख्या अनगिनत होने की वजह से हम सब पढ़ नहीं सकते। तो हमें कौन से पढ़ने रहेंगे? जो हमारे रिसेंट के करंट इवेंट से रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। लाइक अगर कोई भी ऐसा टॉपिक अगर भारत की किसी भी संस्कृति से रिलेटेड या कोई भी ट्राइब से रिलेटेड न्यूज में पिछले 1 साल में हाईलाइटेड रहा है, तो वो टॉपिक आपके लिए बन जाएगा एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली फोक डांसेस को वहां पे चर्चा करेंगे, एक एक करके उसके बारे में भी देख लेंगे, और याद करने के तरीके क्या है वो सब पढ़ लेंगे। इंडियन डांस फॉर्म्स की बात करना शुरू करते हैं, और इसके अंदर बेसिकली जो नृत्य कला हमारी डेवलप हुई, उस नृत्य कला का इतिहास काफी पुराना है। पुराने इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य आपको समझ ही आ रहा है, क्लासिकल डांस की बात हो रही है, शास्त्रीय नृत्य की बात हो रही है। और शास्त्रीय का मतलब क्या हो जाता है? शास्त्रों से उत्पन्न हुआ नृत्य ही क्या कहलाएगा? शास्त्रीय नृत्य कहलाएगा। और ऐसे बहुत सारे प्रमाण भारतीय शास्त्रों के अंदर देखने को मिले जब भारत के अंदर इस नृत्य परंपरा का या इस डांस फॉर्म का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, तो हम लोग शास्त्रीय नृत्य के बारे में बेसिकली कई तरीके की चीजें करेंगे, एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। अब इसके पूरे इतिहास की तरफ चले तो जैसा कि मैंने बताया, शास्त्रों से डेवलपमेंट होना शुरू हुआ होगा, बट उससे भी पहले कुछ देख लें कि हमें इससे भी पहले कुछ प्रमाण मिलते हैं डांस फॉर्म से, ऐसा कुछ है। तो हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता सबने पढ़ी है, सब लोग जानते हैं, वहां से नटराज की मूर्ति मिली थी, है ना। तो नटराज की मूर्ति एक डांस फॉर्म्स को कहीं ना कहीं दिखाती है। वहां पे हमें एक महिला की मूर्ति भी दिखी जिसमें दिखाया गया नर्तकी की मूर्ति है ना। तो ये दिखाया गया कि डांस फॉर्म्स के ओरिजिन्स भारत के अंदर बहुत पुराने हैं, सभ्यताओं से डांस फॉर्म भारत का एक पार्ट रहा है, और आज भी हमारे कल्चर में उसी तरीके से देखने को मिलता है। तो कई तरीके के डांस फॉर्म्स हैं, उनके कुछ तत्व, एलिमेंट्स और उनके प्रकारों की बात एक एक करके करनी है हमें। डांस फॉर्म की शुरुआत बेसिकली मैं बता रहा हूँ शास्त्रों से की जाती है, लेकिन इस सब को लेके भी भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर हम लोग बात करें कि 12वीं से 19 शताब्दी तक का ये जो समय काल है, ये समय काल बेसिकली क्षेत्रीय नृत्य को लेकर ओरिजिन का काल रहा।
ठीक है। क्षेत्रीय नृत्य जैसे हम लोग अभी क्लासिकल डांस की बात कर रहे हैं, वो तो ऑल इंडिया डांस फॉर्म्स है, ठीक है। पूरे राष्ट्र के अंदर विस्तारित डांस फॉर्म को हम लोग कह सकते हो शास्त्रीय डांस फॉर्म्स हमारे। लेकिन क्षेत्रीय डांस फॉर्म्स 12वीं से 19वीं शताब्दी के समय में काफी समय में दिखाई दी। जैसे मैंने आपको बताया अभी, मोहनजोदारो में या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ जगहों में हमें ऐसी मूर्तियां मिली जिन मूर्तियों ने दिखाया कि भारत के अंदर डांस परंपरा पुरानी। अगर इसकी हम लोग बात करें कि डांस फॉर्म्स के बारे में रिटन एविडेंसेस अगर सबसे सटीक कहीं मिलते हैं तो आप लोग को पता होगा भरत मुनि की नाट्य शास्त्र के अंदर ये प्रॉपर तरीके के डांस फॉर्म्स के तमाम प्रकार, टाइप्स और इन सारी चीजों को यहाँ वर्णित किया गया है। इसके अंदर शास्त्रीय नृत्य भी मिलेंगे और कुछ लोक नृत्य की भी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, ठीक है। देखिए शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में एक डिफरेंस बड़ा ये है, शास्त्रीय नृत्य जो होता है वो भारत की संस्कृति को दर्शाता है और जो आपका लोक नृत्य होता है वो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की संस्कृति को दर्शाता है। तो दोनों में ये एक बड़ा डिफरेंस है। तो हम लोग बेसिकली बात करें तो नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है, इसको बोला जाता है कि इसी ने भारत के अंदर डांस फॉर्म्स के ओरिजिन के लिए काम किया होगा। इवन नाट्य शास्त्र को भारत का 5वां वेदा भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब 4 वेद आप ऑलरेडी जानते हो, 5वें वेद का नाम ही नाट्य शास्त्र दिया जाता है कभी कभी। क्यों दिया जाता है? क्योंकि चारों वेदों का इसके अंदर पूरी तरीके से इसको एक तरीके से कह सकते हैं हर किसी का अंश लिया गया और उस सबके अंश को मिला के एक नया वेद डेवलप किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद से शब्दों को उठाया गया, ठीक है। उसके बाद में सामवेद से संगीत को उठाया गया, पॉपुलर ही है सामवेद, है ना, संगीत के लिए। यजुर्वेद की बात करें तो हाव भाव से रिलेटेड तमाम क्रिया प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए, और अथर्ववेद में भावनाएं, आपके इमोशंस या फीलिंग्स को लेके इन चारों को एक साथ मिला के क्या डेवलप कर दिया गया, 5वें टाइप का वेद डेवलप कर दिया गया। उसी को नाट्य शास्त्र कहा जाता है। देखिए 5वें टाइप का वेद है नहीं, ये लोग मान लेते हैं। कुछ राइटर्स के अनुसार हम इसको 5वां वेद कह सकते हैं क्योंकि चारों वेदों से कहीं ना कहीं इसको समाहित करके बनाया गया। इस वजह से चारों वेदों का कंपोजिशन कहीं ना कहीं भारत के अंदर देखने को मिलता है जो नाट्य शास्त्र है। और नाट्य शास्त्र के अंदर ये जितनी भी डांस फॉर्म्स के आप ओरिजिन से रिलेटेड या डांस फॉर्म्स पढ़ोगे वो सब इसी के पार्ट, ठीक है। अब इसके अलावा हम अगर बात करें नृत्य के पहलू और उनके तत्वों के बेसिकली एलिमेंट्स क्या हैं, तो हम लोग बेसिकली जो डांस फॉर्म्स है हमारे यहाँ की क्लासिकल डांस फॉर्म्स को 2 पार्ट में डेवलप करके मानते हैं, है ना। इसके अंदर बेसिकली एक तांडव और एक लास्य होता है, ठीक है। तांडव की मुद्रा आप समझ सकते हो, उसके भाव समझ सकते हो। तांडव का नाम ही का परिचय अगर हम लोग देखें तो काफी साहसी और वीरता से भरा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि तांडव के अंदर की एनर्जी आपने देखी होगी, कभी भी अगर तांडव डांस वगैरह देखा होगा तो उसके अंदर का जो एनर्जी का फॉर्म है, उसके अंदर की जिस तरीके का साहस और वीरता को दिखाया जाता है वो उसका परिचय अपने आप में देता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि ये पुरुषोचित है, मतलब पुरुषों से रिलेटेड एक डांस फॉर्म को अलग से वेरीफाई किया जाता है जिसको तांडव डांस कहा जाता है। हालांकि महिलाएं भी करती हैं, ऐसा नहीं है कि महिलाएं नहीं करती हैं। अगर ये पुरुषोचित है तो ऐसा नहीं महिलाएं नहीं करते होंगे, बट ये भाव कौन सा दिखा रहा है, पुरुष भाव दिखाता है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, पुरुषोचित भाव का कहीं ना कहीं तांडव नृत्य बोलते हैं। दूसरा लास्य होता है। लास्य का मतलब ही कहीं ना कहीं कोमलता से है, ठीक है। और इस कोमलता से भरे डांस कहीं ना कहीं उस स्त्रीलिंग को कहीं ना कहीं दर्शाते हैं, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग से कोमलता, काव्यात्मकता या सुंदरता को दर्शाता हुआ दूसरे तरीके का एक डांस फॉर्म है। तो भारत के अंदर इन 2 तरीके के ओरिजिन्स डांस फॉर्म के देखे गए, या एलिमेंट्स ऑफ डांस फॉर्म अगर हम बात करें तो एक तांडव है और एक लास्य, ठीक है। ये बेसिक एलिमेंट्स हैं अगर आप किसी भी डांस फॉर्म्स को पढ़ोगे, ठीक है। और इस डांस फॉर्म में ओवरऑल जितनी भी चीजें हम लोग बात करने वाले हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है अभिनय, ठीक है। अभिनय आप लोग समझते हैं, हम लोग एक्टिंग बोलते हैं जिसको बेसिकली इंग्लिश में। एक्ट करना, परफॉर्म करना, बेसिकली आप उसमें अभिनय की अपनी कितनी ज्यादा चीजें मिला सकते हो उसको कहीं ना कहीं डांस फॉर्म में हर जगह आपको देखने को मिलेगा। आपके भाव कैसे हैं वो कहीं ना कहीं अभिनय को दर्शाता है। तो बेसिकली हम डांस फॉर्म में इन कुछ मूल तत्वों की बात करते हैं जो डांस फॉर्म्स के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स के अलावा डांस फॉर्म्स को बेसिकली अगर हम देखें तो 3 मूल एलिमेंट्स और हैं इसके जिसमें विभाजित किया जाता है। अगर डांस फॉर्म को अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये 3 तरीके के और हम इसके अंदर डिवीजन देखते हैं।
देखिए बेसिकली होता क्या है, नाट्य, एक शब्द यहाँ पे है नाट्य। नाट्य का मतलब बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर नृत्य की शैलियां जो है उसके ऊपर बहुत अधिक जोर ना देके क्या करा जाता है, उनकी आर्ट फॉर्म्स के ऊपर जोर दिया जाता है। मतलब आप कैसी वेशभूषा पहनोगे, आप वेशभूषा पहनने के बाद में किस तरीके के आभूषण पहनोगे, इन सारी चीजों से आप सजने संवरने का जो प्रॉपर तरीके का प्रक्रिया करते हैं उसी को कहीं ना कहीं नाट्य में या नाटकीय रूपांतरण के तौर पर दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एक नृत्य आता है, ये भी इसी का एक एलिमेंट है। नाट्य, नृत्य और नृत्य तीन अलग अलग चीजें हैं, तीनों में अलग अलग डिफरेंसेस हैं। ठीक है, अब हम लोग नृत्य की अगर बात करें तो ये बेसिकली किसी भी अर्थ को या किसी भाव को दर्शाने के लिए होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहा है, हो सकता है कि वो किसी भी तरीके के अपने भाव को दर्शा रहा हो, अपने इमोशन को दर्शा रहा हो। जैसे आपने कभी कभी देखा फसल को जब काटते हैं, फसलों के काटने के दौरान डांस कर रहा है कोई, तो उसके अंदर हर्षोल्लास दिखाई देता है, हर्षोल्लास का डांस कहीं ना कहीं होता है। कभी कभी ऐसा देखता है किसी की मृत्यु के ऊपर भी कुछ डांस फॉर्म किसी किसी जनजातियों में होते हैं, तो वो जनजातियों में उनके इमोशंस कैसे हैं, वो कहीं ना कहीं उनके दर्द को बयां करते हैं। ठीक है, तो वो इमोशंस को जो दर्शाते हैं वो बेसिकली भाव को दर्शाने वाले नृत्य कहलाते हैं। ठीक है, और नृत्य हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, बस डांस हो, डांस होना चाहिए, उसका एक फॉर्म होना चाहिए, उसमें आपके क्या इमोशंस है, क्या वेशभूषा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी ना हो, बस सिर्फ और सिर्फ आप एक डांस फॉर्म परफॉर्म कर रहे हो, उसी को हम क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं। ये बेसिकली कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर हम इनके एलिमेंट्स की बात करें और हम प्रकारों और एलिमेंट्स को अगर देखेंगे तो डांस को कुछ इन पर्टिकुलर पार्ट्स में विभाजित किया जाता है। ठीक है, आप बेसिकली देखिए हम लोग बोलते हैं नवरस संरचना से मिलकर डांस फॉर्म्स बनी है। कितनी? नवरस संरचना। जब 9 रसों की बात हो रही है तो टोटल 9 रस होंगे इस डांस फॉर्म में, जिनसे मिला के ये पूरी डांस फॉर्म बनी होगी। 9 रसों की बात की जाती है तो 9 रसों के अंदर एक रस आता है श्रृंगार। ठीक है, ये सब जो ब्रैकेट में आपको दिख रहे हैं ये रसों के नाम है जो किसी भी एक डांस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। हर डांस फॉर्म में आपको ये 9 रस दिखेंगे। अगर ये 9 रस उसमें पूरी तरीके से हैं तो वो किसी एक पार्ट का आपका डांस फॉर्म कहलाएगा, अन्यथा कूदना डांस नहीं होता है ना। कूदना जिस तरीके से भांगड़ा वांगड़ा आपने देखा होगा, वो सब चीजें जो होती हैं उसमें कुछ भी मिलाते रहो है ना, वो एक डांस फॉर्म का पार्ट नहीं होता। फोक डांस में भले से भांगड़ा को बाद में डाल जरूर दिया गया, बट क्योंकि वो कल्चरल एक्टिविटी का एक पार्ट था, बट उसके अंदर भी कई सारे रस दिखाई देंगे, जब हम उसकी बात करेंगे तो देखेंगे। लेकिन बेसिकली कूदना फिरना ये सिर्फ डांस नहीं होता, जिसके अंदर इन रसों को कहीं ना कहीं देखा जाता है वही क्या होते हैं आपके डांस फॉर्म का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है। इन 9 रसों को याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाएगा किसी ना किसी तरीके से। कौन सा रस इसमें से प्रेजेंट नहीं होता है आपके शास्त्रीय नृत्य के अंदर, या नृत्य का कौन सा रस नहीं। हम बात करें तो एक रस हमारे लिए श्रृंगार है। श्रृंगार का मतलब बेसिकली होता है प्रेम भाव को दर्शाता है, प्रेम भाव है ना। आनंद, उसके बाद में आनंद का मतलब बेसिकली दूसरा रस हास्य है। हास्य किसको दर्शाता है? आनंद को दर्शाता है, जो आनंद आपके अंदर आ रहा है डांस करते समय। करुणा, करुणा रस अपने आप में एक करुणामय रस है और वो करुणा को दर्शाता है आपके अंदर की कहीं ना कहीं कितनी ज्यादा आप अंदर से मुलायम हो, या उस स्वभाव को दर्शाता है, उस करुणा को दर्शाता है। ठीक है, तीसरी चीज वीरा। वीरा एक रस अपने आप में एक अलग रस है जो आपकी वीरता को दर्शाएगा। कोई कोई नृत्य ऐसे देखोगे जिसमें वीरता को दर्शाया जाता है ना। तो ये उसके बाद में अगला रस रौद्र होता है जो आपके क्रोध रूप को दर्शाता है। डांस फॉर्म में कुछ कुछ क्रोधित रूप भी दिखाई देते हैं, वो रौद्र रस होता है। एक भयानक होता है, वो भय को दिखाता है कि आप डांस फॉर्म में अपने भय को भी दर्शाते हुए दिखते हो, तो वो भयानक उसका रस का नाम है। अगला रस का नाम है विवस्त। विवस्त का मतलब होता है घृणा, कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज से घृणा करते हो, जैसे कई नृत्य ऐसे दिखाए गए कि उसमें ईश्वर की तरफ से कोई नृत्यिका या नर्तक डांस कर रहा है और वो किसी राक्षस से घृणा करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके अगेंस्ट में नाचता हुआ दिखाई देता है, तो ये कहीं ना कहीं विवस्त रस उसके अंदर पाया जाता है, घृणा को दिखा रहा होता है। ठीक है, अद्भुत एक रस अपने आप में है जो आश्चर्य को दिखाता है, जो इमोशंस आपके डांस में आश्चर्य के होते हैं। फिर शांता रस है जो आपकी शांतिमय नीति को दिखाता है। तो ये बेसिकली हम इन 9 रसों को मिला के अपने डांस को या डांस फॉर्म्स को मानते हैं। भारतीय संगीत अकादमी भी उन्हीं डांस फॉर्म को
आपका नेशनल डांस फॉर्म या फिर कहीं ना कहीं हेरिटेज के तौर पर पहचानती है, जिन डांस फॉर्म में ये 9 रसों का फॉर्म दिखाई देता है। ठीक है, तो ये 9 रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की कुछ शैलियां हैं, उन शैलियों के बारे में भी कुछ वर्णन हमारे सामने दिया गया है और उन शैलियों को कुछ 8 भारतीय नृत्यों के पार्ट में डिवाइड किया गया। यही 8 नृत्य आपको पढ़ने हैं, इन्हीं के बारे में कुछ डिटेल्स डिस्कशन करने हैं और ये पढ़ने के बाद में बेसिकली हमारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य खत्म हो जाएगा और लोक नृत्य जो है उसके बारे में मैं आपको कुछ ट्रिक्स और वो अलग अलग तरीके से कुछ चीजें याद करा दूंगा, जिससे क्योंकि वो मैच द फॉलोइंग से ही क्वेश्चन होते हैं सिर्फ और सिर्फ लोक नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टेटमेंट आ जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य में क्या होते हैं, स्टेटमेंट आ जाते हैं। ये भी उनका फॉर्म भी पूछ लेता है कि कोई महिला अगर खड़े होकर नृत्य कर भी रही है तो उसकी फॉर्म कैसी है, वो किस फॉर्म में खड़ी हुई है, तो वो सब भी पूछ लेता है इसके अंदर, तो हमें बात करनी है उनके बारे में। तो बेसिकली 8 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला नृत्य हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, तमिलनाडु का। ठीक है, तमिलनाडु के नृत्य को, इसको भी आप लोग आगे लिखते चलो, है ना, ये आपको याद रहेंगी चीजें। हम लोग बात करते हैं भरतनाट्यम की तो तमिलनाडु। ठीक है, कथकली अगला नृत्य है, ये कहाँ का नृत्य है, केरला का। ठीक है, तो केरला के अंदर हम लोग बात करते हैं तो ये ओडिसी आपको दिख ही रहा होगा, उड़ीसा का नृत्य है। मणिपुरी आपका मणिपुर का नृत्य है। ठीक है, इनको रीजनल नृत्य में भी कहीं ना कहीं डाला जाता है, तो ये रीजनल नृत्य के भी पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो नृत्य फॉर्म है जिन नृत्य फॉर्म को नीचे भाग गया, कोई बात नहीं, ऐसे याद रखो। ठीक है, भरतनाट्यम की बात करें तो ये तमिलनाडु की बात हो रही है, कथकली की बात करें तो केरला की बात हो रही है, ओडिसी की बात करें उड़ीसा, मणिपुरी की बात करें तो मणिपुर, कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश। ठीक है, मोहिनीअट्टम की बात करें तो अगेन फिर केरला। ठीक है, देखिए ये जितने भी डांस फॉर्म में आपको अट्टम दिख जाए वो सब केरला के। ठीक है, एक आसान करने का तरीका है याद, जो जिससे आप याद कर लोगे, जहां अट्टम दिख जाए आपको वो सारे के सारे नृत्य आपके केरला के होंगे। ठीक है, बस हाँ ये ध्यान रखिएगा कथकली एक ऐड है बस इसके अंदर, ये अलग डांस है, वरना अन्यथा जितने भी अट्टम दिखाई देंगे वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं, केरला से रिलेटेड होते हैं। तो कहाँ का कौन सा डांस फॉर्म है इसके बारे में बस थोड़ा सा हमें पता होना जरूरी है। इन 6 के बारे में पहले नोट कर लीजिए। पहला भरतनाट्यम है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, कथकली केरला, ओडिसी उड़ीसा का, मणिपुरी मणिपुर का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला। ठीक है, हो गया। इसके बाद में 2 नृत्य और हैं आपके। ठीक है, इन नृत्यों की बात भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक, देखिए इनकी फॉर्म भी देख लीजिए, इस तरीके की ये नृत्य हैं। जैसे भरतनाट्यम की बात करी तमिलनाडु में, इसकी डांस फॉर्म हमें डायग्राम देख के भी पता चलना चाहिए कि नृत्य के ये फॉर्म लिखे हुए आ जाते हैं, स्टेटमेंट में लिखे हुए आ जाते हैं। इवन ये तक पूछ लेता है कि पैर एक नीचे है और एक पैर ऊपर है, ये तक उसके स्टेटमेंट में लिखा हुआ आता है। तो आपको ये सब चीजें बहुत ध्यान से देखनी भी पड़ेंगी कि डायग्रामेटिकली हम अगर बात करें तो भरतनाट्यम का डांस फॉर्म का स्टाइल ये है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम लोग कथकली की बात करें केरला के अंदर, आभूषण देखिए, अलग तरीके के आभूषण आपको दिखाई देंगे। सर के ऊपर मुकुट दिखाई देगा, चेहरे के ऊपर पूरा जो अलग से एक मेकअप दिखाई देता है कहीं ना कहीं, है ना। उसके बाद में हम लोग कथकली की भी बात करें तो इसके अंदर भी तमाम आभूषण पहन के नृत्य करता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई देगा। किसी भी नृत्य के अंदर कोई ऐसा भेद नहीं है कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं या सिर्फ महिला कर सकती हैं। इस बात से बिल्कुल अपने आप को आप लोग परिचित करा लीजिए। हर नृत्य के अंदर महिला पुरुष दोनों भाग हो सकते हैं और हर नृत्य को पॉपुलराइज कराने में एक महिला एक पुरुष का नाम जरूर आएगा जब भी आप इन नृत्यों की बात करेंगे। ठीक है, कथक की बात करें, नदन इंडिया या यूपी का बेसिकली नृत्य हम लोग कहते हैं इसको, ये कथक है। अगला पार्ट आप इसके अंदर कथक को भी लिख सकते हो। कथकली और कथक दोनों अलग अलग है। कथकली केरला का है और कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, यूपी का नदन इंडिया। ये इसका डांस फॉर्म का एक तरीका है। ठीक है, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का मतलब बेसिकली आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, डांस फॉर्म का एक और क्लासिकल तरीका जिसको हम लोग कुचिपुड़ी कहते हैं। मणिपुरी में आप मणिपुर का डांस फॉर्म देख सकते हैं। मोहिनीअट्टम, ये भी केरला, ठीक है, केरला के अंतर्गत हम मोहिनीअट्टम को देखते हैं, मोहिनीअट्टम का डांस फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में ओडिसी, ठीक है, ओडिसी का डांस फॉर्म, और एट लास्ट हम देखें सतारिया।
या सत्रिया डांस फॉर्म, ये असम का डांस फॉर्म कहलाता है। ठीक है, तो ये टोटल मिला के 8 डांस फॉर्म आपके लिए हैं, जो 8 डांस फॉर्म्स इस आपके सिलेबस के पार्ट है। इसके अलावा एक डांस फॉर्म छऊ, छऊ का भी नाम आपने सुना होगा। कभी कभार ये नवा डांस फॉर्म क्रिएट होके आ जाता है। कोई कोई कभी कभी संगीत अकादमी मान लेती है कि छऊ भी एक तरीके का डांस फॉर्म है जो इसमें आता है। ये पूर्वी डांस फॉर्म है, पूर्वी इलाकों का, असम के अंदर या फिर पूर्वोत्तर भारत के अंदर इस छऊ के डांस फॉर्म को देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली वहां का डांस फॉर्म है। तो बेसिकली हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये 8 डांस फॉर्म्स के टॉपिक है, इनको बेसिकली पढ़ना रहता है। ठीक है, अगर कभी भी कॉलेज वॉलेज में फंक्शन में कभी पार्टिसिपेशन आप लोग ने किया हो, उम्मीद है कोई तो किया होगा। ठीक है, तब आप लोग को कुछ शास्त्रीय नृत्य या ऐसी चीजों को परफॉर्म करने के लिए दिया जाता है ना? कभी नहीं किया? कोई नहीं किया यार? हाँ, बड़ी लड़कियों को तो बड़ा शौक होता है डांस फॉर्म वगैरह को करने का, तो ऐसा होता है। तो इवन ये सब चीजें तो कल्चरल एक्टिविटी का पार्ट है, आपका होना चाहिए। ये सब चीजें आपके इतिहास का भी पार्ट है, कल्चरल गतिविधियों का भी पार्ट है, इनको तो करना चाहिए, है ना? तो ये डांस फॉर्म बेसिकली इस तरीके के डांस फॉर्म से हम लोग इन सबका पावरफुल इमेजिनेशन लगा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए कि अगर हम लोग भरतनाट्यम की बात करें तो पोजीशन किस तरीके की दिखाई देती है। अगर हम कथकली की बात करें तो आभूषण और पोजीशन, इवन इसमें जो कलर्स पहनी हुई डिजाइन्स दिखाई दे रही हैं आपको, इन कलर्स का भी पर्टिकुलर मतलब होता है। अलग अलग कलर का भी मतलब इसके अंदर दर्शाया गया है। हर एक कलर का मीनिंग भी बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके के कलर को पहनता है तो वो कलर किस तरीके के कलर को पहन रहा है, उसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। जैसे ये रेड कलर अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इसका मतलब होता है देवता के भाव को दर्शाता है, इसके भाव को, देवता के भाव को दर्शाता है। अगर कोई व्यक्ति ब्लैक कलर कहीं ना कहीं अगर आपको दिखाई देता हो, फोक डांसेस में दिखाई देगा, ब्लैक कलर का मतलब बेसिकली होता है कि बुराइयों से लड़ना, बेसिकली, है ना? बुराइयों से लड़ने का प्रतीक होता है। हरा कलर कहीं कहीं दिखाई देगा, उस कलर का मतलब होता है शांति का प्रतीक होता है एक तरीके से, है ना? तो हर एक चीज का मीनिंग है, हर एक मतलब का कुछ ना कुछ सेंस निकलता है। तो ये 8 डांस फॉर्म्स हमें पढ़नी है बेसिकली, जिसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि सबसे पुराना डांस फॉर्म हम इसको कहते हैं। इसका इतिहास लगभग 2000 साल पुराना है। 2000 साल पुराने की बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं इस जो पूरी की पूरी सभ्यता को है, इस सभ्यता को अगर लेके चले तो शायद आपको रियलाइज हो कि भारत की साउथ डायनेस्टी में चोला एम्पायर ने इसको काफी संरक्षण दिया रहा होगा उस समय में, है ना? तो कहीं ना कहीं ये भरतनाट्यम का जो पार्ट है तमिलनाडु के इलाकों से निकला हुआ, जहां कहीं ना कहीं हम लोग चोला चेरा पांड्यास को देखते हैं। और वो संस्कृति ही संस्कृति ऐसी है जिस संस्कृति में मैंने आपको बताया था कि वो संगम काल कहलाता था ना दक्षिण का। और संगम काल का मतलब भी बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसे कल्चर्स को मिलाना होता है, उन संगीतों को मिलाना, उन नृत्य को मिलाना, और कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों का बैठ के एक जगह पे उसके इतिहास का वर्णन करना, यही संगम है। और इन्हीं नृत्य वगैरह तमाम चीजों से मिलके ये चीजें बनी। ठीक है, तो ये नृत्य शैली के बारे में भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे सकता है, वहां आपको दिखाई देगा। एक चीज और वो इंपॉर्टेंट ये है कि नंदिकेश्वर के द्वारा एक अभिनय दर्पण को जब लाया गया, उसके अंदर भी भरतनाट्यम का आपको पूरी तरीके से विस्तार दिखाई देगा। इसके अंदर अब शैली लिखी गई है, इसके अंदर वो फॉर्म्स लिखी गई है कि भरतनाट्यम अगर कोई व्यक्ति परफॉर्म करता है तो परफॉर्म करने का तरीका क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से भावनाएं उत्पन्न होती हैं जब वो भरतनाट्यम को परफॉर्म करता होता है। तो ये कहाँ मिलता है आपको? अभिनय दर्पण में मिलता है। अभिनय दर्पण किसके द्वारा लिखा गया? नंदिकेश्वर के द्वारा लिखा गया। तो नंदिकेश्वर के अभिनय दर्पण में हमें भरतनाट्यम के बारे में संपूर्ण रूप की जानकारी मिलती है। भरतनाट्यम जहां 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया है, इसको बेसिकली जो हम लोग समझते हैं, नाट्यम का मतलब तो नृत्य ही है, बेसिकली नृत्य से ही होता है। भरत को भी इन्होंने विभाजित किया है, भरत को भी 3 पार्ट में विभाजित किया गया, भा, रा और ता। ठीक है, तो बेसिकली इसका मतलब जो है भाव से है। भा का मतलब भाव, मतलब आपकी जो अनुभूति किस तरीके की होती है उसको बेसिकली कहा जाता है। ठीक है, राग मतलब, राग का मतलब राग से लिया गया है कि राग कैसा होगा, माधुर्य की बात की जा रही है
यहाँ पे, और ता का मतलब ताल, मतलब बेसिकली जो लय है उस लय की यहाँ पे बात की जा रही है। तो भरतनाट्यम बेसिकली इन तमाम चीजों को मिला के एक डांस फॉर्म क्रिएट किया गया। यहाँ आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड जो बात दिख रही है इसका क्लासिफिकेशन यहाँ दिखाई देता है, और हर एक डांस फॉर्म के अंदर अगर मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो वहां पे भी हर एक चीज का मतलब होता है, हर वर्ड का कहीं ना कहीं मतलब दिया गया है। ठीक है, तो हर वर्ड का मतलब समझेंगे धीरे धीरे करके। तो यहाँ पे हमें जो भरतनाट्यम दिखाई देता है इसके वर्ड का क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को दिखाता हुआ ये प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सिंपल है, कोई ज्यादा टफ भी नहीं है ना। भारत का मतलब भी सिंपल है और नाट्यम का मतलब भी सिंपल है। बहुत ही हिंदी के सिंपल शब्दों का प्रयोग किया गया है इसके अंदर। ठीक है, इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि मंदिर के अंदर इस नृत्य शैली का जन्म हुआ होगा। मंदिर के अंदर क्या मतलब हुआ, ये बेसिकली जो सेविका या दासियां होती थी उन दासियों ने कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति अपने सम्मान को दिखाने के लिए या उन्हें प्रसन्न करने के लिए इस तरीके के नृत्य को डेवलप किया होगा। तो भरतनाट्यम बेसिकली अगर उत्पत्ति की बात करें तो मंदिरों में भगवान की सेविकाओं या देवदासियों के द्वारा उत्पन्न किया गया एक नृत्य हो सकता है। ये ऐसा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आगे चल के भी आप पढ़ोगे कि कुछ डांस फॉर्म भारत में ऐसे भी हैं जिनको मॉडर्न फॉर्म में या मेडिवल फॉर्म में भी डेवलप किया गया, और उस समय में राजाओं के प्रति सम्मान को दिखाने के लिए उन नृत्य को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे दिखता है कि मंदिर में भगवान के प्रति कहीं ना कहीं इस चीज को दिखाने के लिए इसको किया गया। बाद में आगे चल के रियासतों और दरबारों के अंदर भी ऐसे नृत्य होने लगे, और संरक्षण देने के लिए आपको दिख ही रहे चोल और पल्लव राजा वगैरह, इन्होंने इसको संरक्षण इस नृत्य को दिया होगा। तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहीं ना कहीं मंदिरों से लेकर राजशाही घराने तक धीरे धीरे आती है। ठीक है, भरतनाट्यम की अगर हम लोग थीम की बात करें, बेसिकली जैसा मैंने बोला था स्त्री लिंग से रिलेटेड लास्य टाइप का ये नृत्य है ना, कोमलता दर्शाता है कहीं ना कहीं नृत्य के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं कि इसे सिर्फ स्त्रियां ही करें, है ना, कौन करते हैं आज के समय में पुरुष भी करते हुए इसको दिखाई देते हैं। ठीक है, कोमलता और प्रेम का कहीं ना कहीं एक तरीके से हम अंग मानते हैं इसको। ठीक है, इस नृत्य को अग्नि नृत्य भी माना जाता है। अग्नि नृत्य बेसिकली इसलिए बोला जाता है क्योंकि जिस तरीके से ऊर्जा इसके अंदर उत्पन्न होती है नृत्य को करते दौरान या करते समय, तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं अग्नि का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से इसको हम लोग मानते हैं। ये स्टेटमेंट ऐसे ही लिख के आ जाएगा प्रीलिम्स के एक स्टेटमेंट में, साफ ऐसे लिख के आ जाएगा, और पूछा जाएगा ये कौन से नृत्य का प्रतीक है, कौन से नृत्य की डेफिनेशन को दर्शाता है। ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं लिख के, जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो स्टेटमेंट को बस ध्यान रखने से अच्छा है कि समझो कि नृत्य की थीम कैसी है और वो किस भाव को दर्शा रहा है, किस तरीके की चीजों को दर्शा रहा है। तो आप अपने आप ही उन सारी चीजों को याद करते हुए और लिखते हुए चलो। ठीक है, इसके विकास की बात करें तो 19वीं शताब्दी के अंदर सबसे ज्यादा विकास मिला भरतनाट्यम को। 19वीं शताब्दी में क्यों? क्योंकि इस नृत्य शैली को टोटल 4 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया 4 भाइयों के द्वारा। ठीक है, 4 भाइयों के द्वारा टोटल मिला के कितने पार्ट में, 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई कर दिया गया था। ठीक है, और ये बेसिकली 4 पार्ट्स में जब क्लासिफाई किया तो इसको तंजौर चौकड़ी बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा ये नहीं कि वो 4 पार्ट्स क्या है, ये नहीं कि वो 4 भाई कौन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तंजौर चौकड़ी कौन से डांस फॉर्म के अंतर्गत आने वाली शैली का नाम है। ठीक है, तो तंजौर चौकड़ी हम ऐसे याद रखेंगे, 4 भाइयों के द्वारा उसको और ज्यादा परिभाषित कर दिया गया और डिफरेंशिएट करके उसको कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो भरतनाट्यम बेसिकली हम लोग मानते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन और विकास धीरे धीरे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता हुआ चला गया, और आज के समय में हम लोग इसको काफी ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से जानते हैं। ठीक है, संगीत की भूमिका क्या है, कोई भी नृत्य हो उसमें संगीत की भूमिका नो डाउट होगी। बिना संगीत के बिना म्यूजिक के डांस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, लगभग रेयर है, होना ही इम्पॉसिबल होता है। तो म्यूजिक का बहुत बड़ा रोल होता है। भरतनाट्यम को परफॉर्म करते समय, इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते समय ये कुछ हमारे पास में यंत्र हैं, म्यूजिक यंत्र हैं, जिन म्यूजिक यंत्रों को इसमें प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं म्यूजिक यंत्रों को हम लोग आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जब हम म्यूजिक फॉर्म्स पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि मृदंग क्या होता है, मंजीरा क्या होता है, वीणा क्या होता है। बट हमें यहाँ ये समझना है कि संगीत की भूमिका क्या है अगर भरतनाट्यम की बात करें हम लोग। ठीक है, भरतनाट्यम में बेसिकली मृदंग, मंजीरा, वीणा, वायलिन, कंजीरा, सुरपेटी, वेणु और तानपुरा, ये तमाम यंत्रों को यूज किया जाता है।
भरतनाट्यम या जितने भी बेसिकली क्लासिक डांस हैं भारत के अंतर्गत, इन क्लासिक डांस की कम से कम एक शॉर्ट वीडियो जाके देख लें, ठीक है। 30-30 सेकंड की वीडियोस पड़ी होंगी इंटरनेट के ऊपर, है ना। और सही वाली देखना, ऑथेंटिक हो जो है, कहीं कोई भी बना के डाल दिया वो वाली मत देख लेना, ठीक है। तो ऑथेंटिक, जैसे संसद टीवी के ऊपर मैं बताता हूँ कि वहाँ पे एक अच्छी ऑथेंटिक चीजें मिल जाती हैं, तो वहाँ पे आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो इस तरीके के डांस फॉर्म पूरे एपिसोड डाल देते हैं वो उठा के इस तरीके के। तो आप वहाँ के जो सरकारी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट के ऊपर ऐसे एपिसोड्स को देख सकते हो, क्योंकि अगर आप वहाँ की एक सिर्फ और सिर्फ डांस फॉर्म्स को परफॉर्म होता हुआ ही देख लोगे तो शायद बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। बस बेसिकली आपको क्या करना है, उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, समझना है कि इस डांस फॉर्म में क्या क्या चीजें दिख रही हैं, ठीक है। बस मुश्किल से आधे घंटे का वीडियो होगा, 8 की 8 क्लासिक डांस की आप फॉर्म्स देख लोगे कि ये डांस फॉर्म ऐसे परफॉर्म किया जा रहा है, ये डांस फॉर्म ऐसे परफॉर्म किया जा रहा है। तो बस उन डांस फॉर्म का क्लासिफिकेशन दिख जाएगा। तो ये वहां पे आपको यंत्र भी दिखाई देंगे कि यंत्र रख के अलग से कुछ लोग बैठे हुए साइड से और वो उसको बजा रहे होते हैं, वहां पे बैठ के एक व्यक्ति वहां पे डांस करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम में संगीत की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। इसमें पोशाक वगैरह की बात करें, ठीक है, तो जैसे हम लोग बात करते हैं रेशम की कढ़ाई वाली एक धोती होती है, बेसिकली क्या होता है, रेशम की कढ़ाई की एक धोती टाइप की होती है जिसको अक्सर पहना जाता है, ठीक है। कमर से घुटनों तक एक प्लीटेड या झालरदार कपड़ा लटका होता है जो धोती के ऊपर बांधा जाता है। धोती तो है ही पहले बांधी होगी, वो रेशम की कढ़ाई की होगी प्रॉपर तरीके से, उसके ऊपर एक कपड़ा और बांधा जाता है जो धोती के ऊपर से बांधा जाता है, वो झालरदार होगा जिसके ऊपर झालरें वगैरह लटकी हुई दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स है और यही मैंने बोला था इमेज को ध्यान से देखना है। अगर आप इमेज को ध्यान से देखोगे तो इस चीज को आप अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ ऐसी कुछ चीजें की जाती होंगी। चलो भरतनाट्यम वाला डायग्राम देखो। भरतनाट्यम वाला डायग्राम अगर हम लोग देखें तो आपको ये दिख रहा होगा कि रेशम की एक धोती है जिसके अंदर कढ़ाई होती है, उसके ऊपर एक कपड़ा बंधा हुआ है, ठीक है। और ये कपड़ा आपको झालरों से रहित कहीं ना कहीं दिखाई देता है। और आभूषण में भी देखिए कमर के ऊपर एक और झालर बंधी हुई है जो बेसिकली किसी भी आभूषण के टाइप की हो सकती है। अब ये सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां पे, ऐसे पूछे जा रहे हैं, तो जब पूछे जा रहे हैं तो आप एक बार ध्यान से देख लो, अच्छे तरीके से देख लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आभूषण कौन कौन से पहने, किस तरीके के पहने, वो चीजें याद हो जाती हैं। इवन चेहरे का भाव तक पूछा गया है। इसमें चेहरे के भाव को पढ़ना थोड़ा सा कठिन होता है, बट हम लोग से क्वेश्चन में चेहरे का भाव तक पूछा गया। और चेहरे का भाव कैसे बताओगे, अभी 9 रस पढ़े हैं आपने, ठीक है। उन 9 रसों में से कौन सा रस इसके चेहरे के ऊपर दिख रहा है, आपको बताओ, दिख रहा है कौन सा है? आनंद का है, हास्य का है, कौन सा वाला है? आनंद में दिख रहा है ना। आनंद वाले रस को बोलते क्या? हास्य ही बोलते हैं। तो वही वाला रस यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, तो उस रस को ध्यान रखना। बेसिकली ऐसे तरीके की चीजें कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इसके अंदर आपको समझनी है, पढ़नी है, तो ये चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है। भरतनाट्यम बेसिकली जो पॉपुलर है वो पॉपुलर सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता के लिए, उसकी पवित्रता के लिए, कोमलता के लिए और मूर्तिकला की मुद्राओं के लिए। कई सारी मूर्तिकला की मुद्राएं बनाई गई जो भरतनाट्यम की शैली से पूरी तरीके से देखी जा सकती हैं और इस डांस फॉर्म को भारत का सबसे पुराना डांस फॉर्म माना जाता है, ठीक है। हमने बात करी थी जो तंजौर चौकड़ी की बात करी थी, इसको कहीं ना कहीं इस पैटर्न के अंतर्गत हम जानते हैं। और इसी के अंतर्गत क्या करा गया, टोटल मिला के कुछ तत्वों में इसको विभाजित किया गया है। तत्वों के मतलब मीनिंग आज तक पूछे नहीं गए, कभी नहीं पूछे गए कि इन तत्वों का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, बट आपको इतना तो पता एटलीस्ट होना चाहिए कि तत्व कौन कौन से हैं इसके अंदर, उनके नाम पता होना चाहिए, वही बहुत है आपके लिए, ठीक है। तो इन तत्वों के नाम, अलारिट्यू करके एक तत्व है, इसको आप याद रख सकते हो। बेसिकली इसमें इसका क्या मतलब है, मीनिंग है, देखो अभी तक नहीं पूछा गया। हाँ, जो लोग आरओ देने वाले हो वो बस थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि आरओ के अंदर इन शब्दों के मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो क्वेश्चन बना रहे हैं हिंदी के, लेकिन ढूंढ कहीं और से रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसी चीजें करने लगे हैं। तो आपको इन चीजों का मतलब अगर आरओ देना तो याद रख सकते हो, अन्यथा सिर्फ और सिर्फ अगर ये चौकड़ी का मतलब भी अगर आपको सिर्फ नाम भी याद होगा तब भी आपके लिए बहुत है। अलारिप्पू है, जतिस्वरम, ठीक है। ये बेसिकली संगीत के एक रूप कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। शब्दम और वर्णम, ठीक है। इन 4 पार्ट में बेसिकली हम लोग क्लासिफाइड करते हैं जो हमारी बेसिकली यहाँ पे चौकड़ी है, ठीक है। तो ये तंजौर चौकड़ी के अंतर्गत विभाजित होने वाले कुछ तत्व या एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये किसका पार्ट है? भरतनाट्यम का पार्ट है, इसलिए इसको याद रखिएगा।
ठीक है। सब संगीत से रिलेटेड ही हैं ये सब, जितने भी तत्व इसके अंदर हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा, संगीत में तत्वों की बात इसमें की जा रही है, ठीक है। लिख लिया? चलो जल्दी जल्दी पढ़ना है, वैसे आर्किटेक्चर में बहुत टाइम लग गया है ना। आर्किटेक्चर में 3 क्लास मिले थे हम लोग ने, पता नहीं कितने कर लिए उसमें, 4-5 क्लास हो गया उसके अंदर, पढ़ना भी जरूरी था। अब डांस फॉर्म में थोड़ा सीमित करना पड़ेगा चीज़ों को, ठीक है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रतिपादक बस नोट कर लीजिए, इसके अंदर कौन कौन प्रतिपादक है, इंपॉर्टेंट भरतनाट्यम से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसका विकास भारत के अंदर किया, और इससे रिलेटेड कौन कौन से नर्तक या नर्तकी पॉपुलर है। कृष्णा अय्यर, ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं एक समय में, ये इस डांस फॉर्म के प्रोटेक्टर कहलाते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टर ऑफ डांस फॉर्म इसके यही है, इनका नाम याद रखिएगा। इस शैली को कहीं ना कहीं पुनर्जीवित किया था, 2000 साल पुरानी शैली थी और धीरे धीरे विलुप्त होने लगी, इन्होंने इसको वापस चला के जीवित किया। उसके बाद रुक्मणी देवी अरुंडेल का नाम याद रखिएगा, ये दूसरी महिला है जिन्होंने ये यहाँ पे इसको जीवित किया, ठीक है। तो ये 2 नाम, कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये 2 नाम हैं जिन्होंने प्रोटेक्टर का काम किया। अन्य कुछ नाम भी इसमें शामिल है, क्योंकि कभी कभी नाम दे देता है और सामने डांस दे देता है, ऐसा होता है ना। देखिए क्वेश्चन ऐसे, इधर नाम लिखा हुआ है और उधर डांस लिखा हुआ है, तो आपको मिलान करना पड़ेगा कि कौन सा नाम किस डांस शैली से यहाँ परिचित है या उससे मिलता जुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति, सुब्रमण्यम, मृणालिनी, मल्लिका, साराभाई, ये 4 नाम और आप इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है भरतनाट्यम से रिलेटेड वो याद रखिएगा, ठीक है। मूल तत्व याद रखिए, उनसे रिलेटेड नामों को याद रखिए, और अगर उसके अंदर किसी इंपॉर्टेंट चीज का डिस्कशन हुआ है उस डिस्कशन को बस याद रखिए, बस उससे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। अपने यहाँ पीलीभीत में कोई ऐसी एकेडमी है शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड? नृत्य वाली तो बहुत है, जहाँ हिप हॉप सिखाया जाता है, वो वाली तो बहुत है। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड कोई नहीं है ऐसी। आई थिंक बरेली में भी ऐसा नहीं है ना, बरेली तक भी शायद कोई नहीं है बरेली में शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड या लोक नृत्य से रिलेटेड, दोनों अलग अलग। शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड वैसे तो लखनऊ में मैंने सुना है कि लखनऊ के अंदर तो आप जानते हैं भातखंडे है ना, हाँ वहाँ तो है, सारी की सारी चीजें उससे रिलेटेड है। हाँ घराना, अवधी घराना बेसिकली उससे रिलेटेड है, लखनऊ घराना ही कहलाता है। चलो ठीक है, देखो कि मैं इसलिए पूछ रहा था कि अगर आर्ट एंड कल्चर में आपके रीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने तो हो सकता है कहीं कहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इससे रिलेटेड रिसर्च कर लीजिएगा। इंटरव्यू में कभी पूछ रहे थे ना कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, तो आप बताओगे कि भाई मैं इसी रीजन से बिलोंग करता हूँ, विशेषता उसके बारे में कुछ पूछी जाए तो आप ये चीज बता सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं उसी कल्चर से रिलेटेड ही बैठा हो आपके सामने, तो वो उसी कल्चर में अगर इंटरेस्टेड होगा तो पूछेगा आपके यहाँ कोई ऐसी नृत्य एकेडमी, संगीत एकेडमी कुछ है ना। हाँ एक्चुअल में नौटंकी नाम है भाई, तुम लोग क्या समझ रहे हो नौटंकी होती है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हर चीजें हैं। तो ये बेसिकली कुचिपुड़ी सेकंड वाला देख लीजिए, कुचिपुड़ी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। कच्चीपुड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ की है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ये हम लोग नृत्य की बात करते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है एक छोटा सा गांव था आंध्र प्रदेश के अंदर, जहां से इसके नाम को लिया गया, वहां से इस नाम को लाया गया था, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य में बहुत ज्यादा इसका बोलबाला हुआ जब भारत के अंदर भक्ति आंदोलन चला, ठीक है। भक्ति आंदोलन पढ़ चुके हैं, उसकी बात हम लोग कर चुके हैं। भक्ति आंदोलन के संतों ने इसको कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कुचिपुड़ी डांस को प्रोटेक्ट करके और डांस फॉर्म में कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाने का कार्य किया होगा, उनका विकास किया होगा। तो भक्ति आंदोलन से कहीं ना कहीं इसके
रूप का, विकसित रूप की शुरुआत हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुचिपुड़ी नृत्य बेसिकली जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, अगर आप देखोगे ओडिसी और भरतनाट्यम इन दोनों शैलियों का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मिश्रण दिखाई देता है। ठीक है, मिश्रण की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी आपने भरतनाट्यम पढ़ा, ऐसे ही अभी एक ओडिसी डांस भी अभी आप लोग पढ़ोगे, वो एक डांस फॉर्म भी है। इन दोनों के कल्चर में कहीं ना कहीं मिला के अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनकी शैलियां मिलती हुई दिखाई देती हैं, जिससे वो आपके कुचिपुड़ी से दिखाई देती है। तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, कौन कौन से नृत्य समाहित हैं कुचिपुड़ी के अंदर, तो वो भरतनाट्यम और ओडिसी डांस को कहीं ना कहीं यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, इसके अगेन फिर तीन तरीके के वही नृत्य, नृत्य और नाट्य। ठीक है, तीन तरीके से डिवीजन किया गया। ये नृत्य है, ठीक है, ता है सिर्फ इसके अंदर, तो इसी तरीके से इसमें भी डिवीजन किया गया है और मुद्राओं के साथ अभिनय इसके अंदर भी देखने को मिलता है। इसके अंदर बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज इसको समझिएगा कि इसमें भाषण, ठीक है, मूकाभिनय और शुद्ध नृत्य के तत्व शामिल होते हैं। ठीक है, भाषण की बात अगर हम लोग करें तो बेसिकली इसको एक नाट्य परंपरा के तहत दर्शाया जाता है। मतलब नाट्य परंपरा के तहत ये कोई सोशल मैसेज हो सकता है, कन्वे करना हो समाज के लिए, सामाजिक कोई ना कोई मैसेज कन्वे करना हो। उस मैसेज को कन्वे करने से पहले जब ये नृत्य शुरू होता है तो नृत्य में ढोल बजा के सबसे पहले स्पीच होती है। स्पीच के थ्रू बताया जाता है कि नृत्य किससे रिलेटेड है। तो भाषण हो गया, एक प्रॉपर तरीके का लोगों को इकट्ठा करके बता दिया गया, इन्फॉर्म कर दिया गया कि ये डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है। उसके बाद मूकाभिनय, मतलब इसका अभिनय का जो तरीका है वो एकदम मतलब चुप है, प्रॉपर तरीके से। मतलब इसके अंदर आपको व्यवहार के रूप में डांस फॉर्म में किसी भी तरीके का कोई शब्दों का उच्चारण दिखाई नहीं देगा। तो एक तरीके से शांत से म्यूजिक के ऊपर परफॉर्म करने वाला एक डांस फॉर्म है। इसके अंदर ये चीज है। और शुद्ध नृत्य कहीं ना कहीं प्योर फॉर्म ऑफ नृत्य की शैली इसके अंदर देखी जाती है। ठीक है, इसके अंदर कर्नाटक संगीत को लिया गया। ठीक है, कर्नाटक संगीत की शैलियां इसके अंदर ली गई है। कर्नाटक संगीत की शैलियां बात करेंगे जब हम संगीत की शैलियों की बात करेंगे, कौन कौन से संगीत की शैलियां इसके अंदर आती है। लेकिन अभी याद क्या रखना है, कुचिपुड़ी में जो संगीत का प्रयोग किया गया वो कौन सी शैली का है, कर्नाटक शैली के संगीत का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर अगेन यहाँ पे म्यूजिक यंत्र कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, उन यंत्रों को फिर से लिख लीजिए। ये देखिए कई सारे तो ऐसे हैं जो कॉमन है ना, बाद में आपको बहुत याद करने की जरूरत नहीं, अगर एक के भी याद कर लोगे तो कई चीज कॉमन दिखाई देगी, है ना। तो इसमें भी अगर आप लिख लोगे तो फिर से आप देखोगे मंजीरा है, वीणा है, ठीक है, कंजीरा भी था, उसके अंदर भी आपने देखा था, तानपुरा भी उसके अंदर था, ठीक है, तो वायलिन भी उसके अंदर था। ऐसे कुछ पार्ट इसके अंदर भी दिखाई देते हैं। तो इन्हीं म्यूजिक यंत्रों के तहत इसको भी परफॉर्म किया जाता है। तो कुचिपुड़ी में ये चीज भी देखने को मिलती है। ठीक है, इसको म्यूजिक फॉर्म को नोट कर लीजिएगा। कर्नाटक संगीत शैली इसके अंदर परफॉर्म की जाती है, उसको ध्यान रखिएगा। है आंध्र प्रदेश का, लेकिन शैली कहाँ की यूज हो रही है, कर्नाटक संगीत शैली यूज हो रही है। यही कंफ्यूज बच्चा हो जाता है, इसको गलत मत करिएगा। कुचिपुड़ी कर्नाटक का नहीं है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके एलिमेंट्स और तत्वों की थोड़ी बहुत बात करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग कहते हैं कि गणेश वंदना से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसको देखा गया। ठीक है, गणेश वंदना से रिलेटेड भी इसके अंग, अभिन्न अंग यहाँ पे देखे गए, उसकी भी बात यहाँ पे की जाती है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हो कि भाई आंध्र प्रदेश है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, और दक्षिण भारत के अंदर ज्यादातर फॉलोअर्स किसके हैं, लॉर्ड शिवा के तौर पर देखे जाते हैं। और उन्हीं के अंग के रूप में एक हम लोग गणेश, लॉर्ड गणेश को भी देखते हैं। तो गणेश वंदना से रिलेटेड कहीं ना कहीं इस म्यूजिक फॉर्म को या इस डांस फॉर्म को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो एक वंदना के रूप में भी इसको देखते हुए समझ सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर बाकी चीजें जो है, हाँ, दशावतार की बात इसके अंदर की जा रही है। ठीक है, दशावतार की बात यहाँ पे की जा रही है। दशावतार के बारे में आप लोग समझते ही हैं, बस शब्द के नाम पे याद रखिएगा कि इसमें दशावतार का भी वर्णन किया जाता है जब इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, उसमें आपने जो 4 तत्व लिखे थे, वर्णम, शब्दम वगैरह, वो सब जो चीजें लिखी थी, इसके अंदर भी शब्दम के बाद 2 वर्ड और ऐड कर दीजिए। इसके अंदर कलापम और नाट्य, ये संख्या भी इसके अंदर और ऐड हो जाती है। ठीक है, तो कलापम और नाट्य किसके अभिनंग होते हैं, वो आपके कुचिपुड़ी के अभिनंग होते हैं। बस इसके अंदर ये 2 चीजें आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये स्टेटमेंट पढ़िए, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है और ये स्टेटमेंट ऐसे ही पूछा जाता है। इसके अंदर साफ तौर पर जो चीजें लिखी हुई है उसको समझिएगा। इसमें नर्तक आमतौर पर पीतल की प्लेट पर खड़ा होता है। ठीक है, नर्तक क्या है, पीतल की प्लेट के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, और पैरों को
शकट वदनम पाद में बांधता है, पैरों को बांधता हुआ, है ना, जिस तरीके से पैरों को जोड़ते हैं आपस में, उस जोड़ते हुए फॉर्म में दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से। और प्लेट को लयबद्ध तरीके से बड़ी कुशलता से चलाता है। प्लेट को वो चलाता हुआ दिखाई देगा अपने पैरों की ध्वनि के ऊपर। जिस तरीके से पैरों को वो मूवमेंट देता है, उसी मूवमेंट से वो प्लेट साथ साथ में रोटेट करती है, मूव करती है, या वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी अगर जाएगा तो प्लेट उसके पैरों के सहारे ही डांस के फॉर्म में चलती चली जाती है। और कभी कभी इस डांस फॉर्म को दोनों पैरों को मिला के, और कभी कभी एक पैर को जमीन पे रख के और एक पैर को उठा के भी किया जाता है। कुचिपुड़ी को याद रखिएगा, इसमें हमने ड्रेस के फॉर्म को भी देखा था, एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोग यहाँ पे कुचिपुड़ी की बात कर रहे थे, क्योंकि डायग्राम बस थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुचिपुड़ी की भी बात याद रखिएगा, ठीक है। ये बेसिकली एक नृत्य का फॉर्म है, दोनों पैरों को मिलाया जाता है, ठीक है। मैं पैरों को मिलाने के बजाय आपको यहाँ पे थोड़ा सा पैरों का अलग रूप दिखाई दे रहा है, बट पैरों को एक्चुअल में क्या करा जाता है, दोनों पैरों को आपस में मिला दिया जाता है, सटा दिया जाता है, ठीक है। तो इसी के नीचे एक प्लेट रखी होती है और इसी प्लेट के ऊपर ये डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जाता है। और इसी तरीके से डांस करते करते मूवमेंट होता है, जिसमें प्लेट साथ में चलती रहती है, ठीक है। तो ये होता है एक डांस फॉर्म का तरीका। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पूरे डांस अगर 5 मिनट का है तो 5 मिनट प्लेट को लेके घूम रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी मैं समझ जाना तुम लोग, है ना, कि 5 मिनट प्लेट के साथ ही डांस कर रहे हैं। हाँ, एक तरीका दिखाया जाता है कि ये भी एक पार्ट ऑफ डांस में कहीं ना कहीं एडिशन होता है। तो ये एक आर्ट फॉर्म को दिखा रहे हैं, बस उस चीज को यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो बस मेन चीज यही है कि आप उस डांस फॉर्म को देख के उसके बारे में बस थोड़ा सा समझ जाओ, तो वो चीज इंपॉर्टेंट आपके लिए होती है, ठीक है। बस इसके बाद में प्रसिद्ध प्रतिपादक नाम लिख लीजिए, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, ठीक है, कृष्णमूर्ति और इंद्राणी रहमान, वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, ये इसके प्रतिपादक हैं, जिन्होंने इसको प्रोटेक्ट भी किया होगा और कहीं ना कहीं इस डांस फॉर्म को आगे जाके विकसित करने का भी कार्य किया होगा, ठीक है। तो ये इसके प्रसिद्ध प्रतिपादक के नाम है, इनको भी ध्यान रखिए। हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है, वो इसके अंदर ये भी देखिएगा, नृत्य शैली में दोनों तत्व पाए जाते हैं, लास्य और तांडव, ठीक है। लास्य भी है, तांडव भी है। अभी हम लोग भरतनाट्यम में बात कर रहे थे, सिर्फ लास्य दिख रहा था, कोमलता की बात की जा रही थी, है ना, लेकिन इसके अंदर दोनों हैं, लास्य भी है और तांडव भी है, कोमलता भी है और कठोरता भी है, दोनों तत्व इसके अंदर देखने को मिलते हैं। इन तत्वों को याद रखिएगा। और यहाँ पे एक दृश्य और दर्शाया गया है कि ये लोग क्या करते हैं, नृत्य करते समय पैर की उंगलियों से फर्श पर चित्र भी बना लेते हैं, ठीक है। पैर की उंगलियों से डांस करते करते चित्र भी बना हुआ दिखाई देता है। वैसे आर्ट फॉर्म आप लोग इमेजिन करो कैसे पॉसिबल है ना, बट ये होता है एक्चुअल, और ये पॉपुलर डांस फॉर्म है कि ये डांस करते करते पैरों से कहीं ना कहीं चित्र का भी आलेख क्रिएट कर देते हैं, पैरों की वो भी उंगलियों से। तो ये डांस फॉर्म आप कहीं ना कहीं देखोगे किसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, पैरों की उंगलियों से इस डांस फॉर्म को परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, दोनों में है। लगभग डांस फॉर्म थोड़ी बहुत, मैंने बोला ना, भरतनाट्यम से रिलेट करती है, ओडिसी और भरतनाट्यम का पार्ट है, मिली हुई है, तो वो दोनों से रिलेट। जरूरी नहीं है कि एक अगर कोई प्रतिपादक है तो दूसरे में ना पाया जाए, हो सकता है 2-3 डांस फॉर्म से पता, ठीक है। बिरजू महाराज का नाम सुना है आप लोग ने? कौन सी शैली से रिलेटेड थे? कथक से। और कथक के अलावा उन्हें 8 डांस फॉर्म आते थे, ये उनकी विशेषता थी, ठीक है। कथक से तो रिलेट है, 8 डांस फॉर्म के वो प्रतिपादक के तौर पर जाने जाते हैं। मतलब कोई सी डांस फॉर्म ऐसी नहीं थी जिसमें वो परफॉर्म ना करते हैं, और हर किसी की टीचिंग भी दिया करते थे, उसके बारे में बताते थे। तो बेसिकली ऐसे लोग भी हुए जो इस तरीके के लोग भी हैं। कथकली की बात करते हैं, केरला से संबंधित, ठीक है। कथा का अर्थ यहाँ पे कहानी से लिया गया है, और कली का मतलब बेसिकली नृत्य से लिया गया है, ठीक है। तो केरला में कथकली का मतलब बेसिकली एक कहानी किसी नृत्य के तहत परफॉर्म की जा रही है, ठीक है, किसी एक कहानी को दिखाया जा रहा है। आप अक्सर डांस फॉर्म में देखोगे, कभी नॉर्मल डांस फॉर्म भी अगर आप देख लोगे, अगर आप टीवी पे भी आज के समय में भी डांस देखते होगे, तो डांस फॉर्म के अंदर किसी ना किसी आर्मी का दृश्य कभी दिखा दिया जाता होता है, ऐसा है ना। कभी कभी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते
हुए दिखा दिया जाता है। ऐसी कुछ चीजें डांस के थ्रू वो लोग लोगों में सोशल मैसेज कन्वे करने के लिए दिखाते हैं। ऐसी चीजें इन डांस फॉर्म से ही ली गई। वो अपने अभिनय के थ्रू, नृत्य के थ्रू, उन डांस फॉर्म के थ्रू उस शैली को दर्शा रहे, तो वो कहानी नृत्य के थ्रू दिखाई देती है। इसी को हम लोग बेसिकली कथकली कहते हैं। केरला में काफी ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। आर्यन और द्रविड़ संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। कौन सी संस्कृति का? आर्यन और द्रविड़ संस्कृति का। आर्यन संस्कृति का प्रतीक माना जा रहा है। इस बात को लेकर भी डाउट होता है कि आर्यंस का दक्षिण से रिलेटेड थे, है ना, जो थ्योरी चलती रहती है, उस थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। बट हमें तो यहाँ ये याद रखना है कि आर्यन और द्रविड़ संस्कृति से रिलेटेड इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली दो चीजें याद रखिएगा, कहानी की कला को या नृत्य को दर्शा रहा है, ठीक है, कहानी को नृत्य के थ्रू बताने का प्रयास कर रहा है। आर्यन और द्रविड़ संस्कृति से रिलेटेड इसको माना जाता है, ठीक है। उत्पत्ति की बात करें तो ये भी लगभग कुछ नया नहीं, काफी पुराना नाट्य है। और इसको भी अगर देखा जाए 1500 साल से कम पहले से हम इसके बारे में जानते हैं। तो कथकली की भी शुरुआत कम से कम 1500 साल पहले भारत के अंदर देखी गई थी, ठीक है। और केरल के कुछ इलाके हैं और इनको नृत्य का रूप भी दिया गया है जो इस फॉर्म में जाने जाते हैं। मैंने पहले ही बात करी है, जितने भी अट्टम दिखाई दे जाए वो सारे के सारे अट्टम और अली कली जो भी दिखाई दे जाए वो सब केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये एक तरीका है याद करने का। मुझे नहीं लगता तुम लोग ये नाम याद कर पाओगे क्योंकि मुझे भी याद नहीं हुए, ठीक है। तो ये टफ है ना, तो मैंने भी ऐसे याद रखा हुआ है। अट्टम अट्टम जहां लग जाता है, ठीक है, वो बेसिकली कहाँ होता है? केरला के अंदर होता है, ठीक है। और अली कली भी जहां देखा मैंने वो भी मैं समझ गया केरला से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं इससे रिलेटेड मान लेता हूँ। और ये तरीका भी, आप डांस फॉर्म को इतना तेजी से और इतना स्पष्ट तरीके से याद नहीं कर सकते। बस उसका एक आपको ट्रिक थोड़ा बहुत अगर समझ आ गया तो आप उसको थोड़ा बहुत अपने माइंड में रख पाओगे, ठीक है। ऑप्शन से क्वेश्चन हो जाते हैं और मेंस में अगर लिखने के लिए आएगा तो डांस फॉर्म ही मेन लिख दो, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, कैसी कैसी आ रही है, उसकी कोई जरूरत होती नहीं, ठीक है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, अब ये कथकली के तत्व एलिमेंट्स की बात करें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी शुरुआत बेसिकली केलीकोट्टू से होती है, ठीक है। केलीकोट्टू का अंदर बेसिकली क्या होता है, केलीकोट्टू का मतलब दक्षिण भारत में अगर हम लोग बात करें तो भगवान के सामने आस्था पूर्वक आशीर्वाद लेना, उनके सामने नतमस्तक हो जाना, यही एक तरीका होता है जिसको हम लोग कहते हैं केलीकोट्टू। जब इस डांस की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वो ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए प्रतीत होते हैं। डांस को ऐसे ही नहीं आए म्यूजिक शुरू हुआ डांस शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता है। इसके अंदर पहले वो आएंगे, डांस होगा, डांस होने से पहले क्या करा जाएगा, ईश्वर का आशीर्वाद लेते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। और वो दिखाई देंगे, वंदना करते हुए भी दिख सकते हैं, हाथ जोड़े हुए भी दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली इस तरीके से माना जाता है। इसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि केलीकोट्टू के बाद में आजम नाम की एक चीज होती है, ठीक है। आजम बेसिकली क्या होता है कि आपने ईश्वर की वंदना करी, वंदना करने के बाद में आपने डांस फॉर्म को जब स्टार्ट किया तो जिस स्टार्ट फेज को हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, आजम। या आप कह सकते हो कहीं ना कहीं आगम, एक वर्ड आगम भी इसके लिए यूज होता है, आजम भी यूज होता है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है कि डांस फॉर्म को शुरू कर देना। केलीकोट्टू के बाद की सेकंड चीज है ये, ठीक है। हम इसको पुरपड्डू के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये क्या होता है कि ये शब्द याद रखिएगा, शब्दावली वही कह रहा हूं मैं, जो याद रखने लायक है वो बताते रहो, जो नहीं है वो भूल जाइए, है ना। ये कुछ शब्दावलियां हैं, ये डांस फॉर्म की शब्दावलियां हैं, इनको याद रखिएगा, ये इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग देखते हैं संगीतकार और ढोल वादक जो होते हैं वो मंच पे आते हैं। डांस फॉर्म चल रहा है, डांस फॉर्म के दौरान ही ढोल वादक या जो संगीत बजाने वाले लोग हैं वो मंच के ऊपर आते हैं और मंच के ऊपर आते संगीत को एक आकार देते हैं जिसको हम लोग मिलम पाड़ा कहते हैं, ठीक है। मिलम पाड़ा बेसिकली क्या है, संगीत को बजाने का या ढोल को बजाने का एक तरीका है जो लोग आके डांस के बीच में ढोल को बजाते हैं। तो कभी आप देखोगे इस डांस को जाके तो बेसिकली यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुछ लोग बीच में भागते हुए एकदम ढोल बजाते हुए चले आते हैं। इसका एक तरीका ही क्या कहलाता है, मिलम पाड़ा कहलाता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये कुछ तत्व हैं, इसके एलिमेंट्स हैं कि इस एलिमेंट्स के तहत हम इसको जानते हैं, इसके थ्रू इसको माना जाता है, ठीक है। अभिनय की तो जो कला है वो सभी के अंदर दिखाई देती है, इसके अंदर भी दिखाई देती है। तो इसमें जो कलासम कला है वो कलासम कला यहाँ पे दिखाई देती है। कला का ही एक रूप है बेसिकली, जो नृत्य को अभिनय किया जाता है उस अभिनय के ही रूप को कलासम की कला बोला जाता है, ठीक है। तो ये नाम, चार नाम याद रखिएगा। केलीकोट्टू की बात करी, आजम की बात करी, पुरपड्डू और मिलम पाड़ा, ठीक है। कलासम तो पता ही है कि एक अभिनय की फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये कुछ 4-5 नाम इसी के अंतर्गत है, इसको याद रखिएगा, ठीक है।
कथकली की विशेषताएं भी कुछ इसके अंदर दी गई हैं। अच्छाई और बुराई के बीच में ये सिर्फ और सिर्फ एक संघर्ष दिखाता है, ठीक है। अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये बेसिकली एक लड़ाई है, कहीं ना कहीं संघर्ष दिखाता हुआ प्रतीत होता है। और इस संघर्ष को जब दिखाया जा रहा है तो अब आप लोग इसके अंदर इमेजिन कर सकते हो कि कौन सी वाली इसके अंदर तांडव को यूज किया जा रहा है, लास्य को यूज किया जा रहा होगा। तांडव, क्योंकि एक स्ट्रगल दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं लड़ाई के अगेंस्ट में एक दिखाई दे रही है चीजें, ठीक है। कथकली पुराणों, महाभारत और रामायण के कहीं ना कहीं इन चीजों पे डिपेंडेंट मानी जाती है, ठीक है। तो इनसे डिपेंडेंट इसको माना जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड याद रखिएगा, ठीक। बाकी देखिए बहुत छोटी छोटी चीजें भी इसके अंदर दी गई हैं। कथकली के अंदर आंखों और भवों का भी क्या क्या डायरेक्शन होता है वो तक इसके अंदर दिया गया, ठीक है। और ये स्टेटमेंट के तौर पे भी मैंने वही बोला कि वो किस तरीके का फॉर्म यूज कर रहे हैं डांस करते समय, वो भी कभी कभार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आंखों और भवों की गति भी इसके अंदर दिखाई दे रही है जो म्यूजिक के हिसाब से घूमती है। जब आप कभी भी इस डांस को फॉर्म को बहुत ध्यान से देखोगे कथकली को, तो भौएं और आंखें भी बहुत तेजी से घूमती हुई और वो भी डांस करती हुई प्रतीत होती हैं। ये इसकी एक विशेषता कह सकते हो आप, इस विशेषता के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए मैंने बोला था रंगों का प्रयोग किया गया है जिस तरीके से डांस फॉर्म में, इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो अगेन फिर हरा रंग जैसे वो दिव्यता या बड़प्पन को कहीं ना कहीं दर्शाता है ना, एक शांति का प्रतीक या सद्गुण का प्रतीक के तौर पर हरे रंग को देखा जाता है। लाल रंग कहीं ना कहीं राजसीपन या ईश्वरता को दर्शाता है। मतलब लाल रंग का बेसिकली मतलब ये हो गया कि राजस को संबोधित करते हुए दिखाया जाएगा या फिर ईश्वर को संबोधित करते हुए दिखाया जाएगा। काला रंग बुराई है ना, बुराई या दुष्टता या कहीं ना कहीं ऐसा राक्षस के अगेंस्ट में बनाया गया, उस एक प्रतीक के तौर पर इसको यूज किया जाता है, ठीक है। बस बाकी इसमें भी कर्नाटक शैली का ही प्रयोग है, ये भी ध्यान रखिएगा। कर्नाटक शैली इसमें भी प्रयोग हो रही है, जैसे हम पीछे भी देख के आए कर्नाटक शैली का प्रयोग इसमें भी होता है। और कथकली में एक चीज इंपॉर्टेंट ये है, आमतौर पर पुरुष ही अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं। कथकली में ज्यादातर कौन दिखाई देते हैं? पुरुष ही अभिनय करते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। महिलाओं की वेशभूषा पहन के पुरुष ही इसके अंदर महिलाओं का चित्रण करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि महिलाएं नहीं कर सकती इस नृत्य को, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जनरली अगर हम लोग देखें तो कौन दिखाई देता है? पुरुष ही इस नृत्य को करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है, जनरली। तो ये स्टेटमेंट बन सकता है कि आमतौर पर पुरुष कौन से अभिनय को करते हुए दिखाई देते हैं, किस नृत्य को करते हुए दिखाई देते हैं। तो आप आमतौर पर समझ सकते हो कि कथकली के अंदर पुरुष ही जो है वो नृत्य को करते हुए दिखाई देते हैं। इस वजह से हम लोग इसको और तांडव का फॉर्म दे सकते हैं कि पुरुष अक्सर इसके अंदर नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बस, ठीक है। बस बाकी मार्शल आर्ट वगैरह हम वहां पढ़ेंगे तब मैं बता दूंगा इसके बारे में आपको, ठीक है। ये बेसिकली कथकली के बारे में जैसे हमने बोला कि ये किसके अच्छाई और बुराई के बीच की एक लड़ाई के तौर पर जाना जाता है। इसको शुरू तो रात में किया जाता है लेकिन ये सुबह तक चलता रहता है, मतलब भोर का समय जब होगा तब तक चलता रहता है। और ऐसा माना जाता है कि जब भोर होगी तो भोर का मतलब ही क्या होता है? बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई, अब रोशनी आ गई चारों तरफ, है ना। तो इस वजह से ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मानते हुए इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो कि नृत्य को सुबह या रात भर परफॉर्म करते होंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसलिए जाना जाता है। कथकली बेसिकली खुले आसमान के नीचे ही अक्सर परफॉर्म किया जाएगा और वहीं पे परफॉर्म होता हुआ दिखता है, ठीक है। प्रतिपादक इसके देख लीजिए, इनको लिख लीजिए, प्रतिपादक जो जो इनके हैं इसमें सब अलग है, ठीक है। नाम याद रख लीजिएगा सारे प्रतिपादक, कौन कौन से प्रतिपादक इसके पार्ट। बस थोड़ा सा टफ शास्त्रीय नृत्य ही है, इसके बाद लोक नृत्य जो है उसमें बस राज्य का नाम और नृत्य का नाम पता होना चाहिए, वो भी सारे नहीं पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं लगातार वैसे कुछ। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और ट्रिक से याद कर लेना, वो आराम से याद हो जाएगा। ट्रिक्स बहुत आसान है, अगर ट्रिक याद कर लोगे तो लोक नृत्य आपको याद हो जाएगा। प्रीलिम्स में ही पूछे जाते हैं जो लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य आपके मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, वहां का भी पार्ट बनते हैं, इसलिए बस इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ रहा है।
हो गया नोट? मोहिनीअट्टम लिख लीजिए उसके बाद, ठीक है। मोहिनीअट्टम केरला का नृत्य, ठीक है। और इसका बेसिकली जो कह सकते हैं हम लोग कि इसके नृत्य को जो लिया गया है वो कहीं ना कहीं काव्यों से लिया गया, ठीक है। और कहीं ना कहीं पौराणिक कुछ कथाओं से लिया गया, ठीक है। जिसमें मोहिनी नाम जो है बेसिकली वो एक नृतिका का नाम है जो जादूगरनी के तौर पर दिखाई गई, ठीक है। और फिर अट्टम जो है बेसिकली अट्टम का मतलब यहाँ नृत्य से ही रिलेटेड लिया गया, उसी का नाम दिया गया। तो कथकली और भरतनाट्यम का कहीं ना कहीं मिश्रण है, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है? मोहिनीअट्टम भरतनाट्यम और कथकली का मिश्रण माना जाता है। इस मिश्रण को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो ये महाकाव्यों से रिलेटेड है, महाकाव्यों का इसके अंदर परिचय दिया गया है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो मोहिनीअट्टम डांस से रिलेटेड हम उनके शब्दों का बस थोड़ा रूपांतरण याद रखें कि मोहिनी का मतलब यहाँ पे जो किया जा रहा है वो बेसिकली एक ऐसी स्त्री को दिखाया जा रहा है जो डांस करते समय, नृत्य करते समय मोहित कर लेती है, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं उस नृत्य को दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। मोहिनीअट्टम कौन से नृत्य से मिलकर बना है इसका नाम जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे कथकली और भरतनाट्यम की बात की जा रही है, ठीक है। अब तुम लोग कौन सी क्लास के बच्चों? एसएससी को। चलो बैठ जाओ, पढ़ना है तो बैठ, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे मोहिनीअट्टम की अगर बात करें तो मोहिनीअट्टम का मतलब बेसिकली क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? मोहिनी का मतलब एक ऐसी स्त्री का दृश्य यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो नृत्य करते समय मोहने का काम कर रही होगी, ठीक है। आपने पढ़ी होगी ऐसी कई सारी पौराणिक कथाओं के अंदर इनका दिखाई देता है, इनके बारे में दिखाई देता है। एक जो हमने दो तत्वों की बात करी, तांडव और लास्य, उन तांडव और लास्य में से ये कौन से प्रतीत होता है? लास्य कहीं ना कहीं दिशा को दर्शाता है। पहली चीज तो स्त्री से रिलेटेड है तो हमें ऐसे समझ जाना चाहिए लास्य। दूसरी चीज कोमलता दिखा रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, है ना। तो कोमलता का भाव दिखा रहा है, इस वजह से इसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये बेसिकली नृत्य है क्या? भगवान विष्णु के स्त्री नृत्य को दर्शाने की एक परंपरा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये मोहिनीअट्टम की शुरुआत कहीं ना कहीं ऐसी भी की जा सकती है कि भगवान विष्णु ने एक अवतार लेके स्त्री के रूप में जब नृत्य किया तो उस नृत्य को ही कहीं ना कहीं मोहिनीअट्टम का नाम दिया गया है, ठीक है। तो इस वजह से भी हम इस नृत्य को जानते हैं। और ऐसा जो ये स्टेटमेंट अब आपको दिख रहा है, ये स्टेटमेंट एग्जाम का स्टेटमेंट है जो जस्ट नीचे दिख रहा है। ऐसा स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा, पूछ लेगा कौन सा नृत्य का पार्ट है, ठीक है। बेसिकली एकल नृत्य है। एक एक शब्द सुनिएगा ध्यान से जो यहाँ पे लिखा हुआ है। एकल नृत्य का मतलब समझ रहे? एक व्यक्ति कोई ना कोई होगा। एकल नृत्य, ग्रुप में नहीं हो रहा है नृत्य, है ना, कहीं 4-5 लोग नहीं दिखाई दे रहे। एकल नृत्य जिसको महिलाओं ही के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, अक्सर अगर हम देखें महिलाओं के द्वारा। अभी पीछे जस्ट हमने देखा सिर्फ पुरुषों के द्वारा, कौन सा था वो? कथकली। ज्यादातर हमें पुरुष दिखाई देते हैं तो पुरुषों के द्वारा किया गया नृत्य। महिलाएं इस नृत्य को अक्सर परफॉर्म करती हैं। तीसरा, इस नृत्य का आधार भगवान विष्णु के स्त्री रूप का परिवर्तन है, ठीक है। स्त्री रूप, भगवान विष्णु ने जब स्त्री रूप को एडॉप्ट करके परफॉर्म किया तो ये नृत्य कहीं ना कहीं उसी चीज को दर्शाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक भाव दर्शाता हुआ दिखाई दे रहा है कि पुरुष और महिला दोनों ही एक रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं, ठीक है। एक रूप जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है? तो अगर मैं बताऊं आपको कि नृत्य के फॉर्म में अगर आपको कहीं समानता दिखानी है या समानता का उपदेश अगर बहुत मन में आ रहा है कि कहीं मेंस में लिख के चले आओ, तो कैसे लिखोगे? इस नृत्य के एग्जाम्पल वहां पे लिख देना। मोहिनीअट्टम भारत की कल्चरल संस्कृति का एक ऐसा पार्ट है जो कहीं ना कहीं मेल और फीमेल की समानता को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि मोहिनीअट्टम के अंदर पुरुष और महिलाओं को समान रूप से कहीं ना कहीं दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो ये इस भाव को प्रतीत करते हुए इसके अंदर दिखाया जाता है। और मोहिनीअट्टम का विषय बेसिकली ईश्वर के प्रति प्रेम और साथ ही साथ में भक्ति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को दर्शाने के लिए ही इस डांस को परफॉर्म किया जा रहा है। कहाँ का डांस है ये मोहिनीअट्टम? केरला का। जितने भी अट्टम आए सारे के सारे केरला से रिलेटेड, जितने भी अली गली आए सब केरला से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बस ट्रिक याद रखनी है, ट्रिक से आप लोग अच्छे से इसको याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी मोहिनीअट्टम के रिलेटेड लास्य शैली आपको पता ही चल गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, पैर की उंगलियों के बल पर इस डांस को किया जाता है। अगेन फिर पैर की उंगलियों को परफॉर्म किया जा रहा है। जैसा हमने अभी एक डांस फॉर्म में और देखा था जहां पैर की उंगलियों को यूज किया जा रहा था, कौन सी?
वो पैर से डायग्राम बनाते रहा पूरा पूरा। कुचिपुड़ी में देखा ना, कुचिपुड़ी में थाली रख के पैर से डांस भी किया जाता है और उसी से डायग्राम बना भी देते हैं, पूरे चित्रण कर देते हैं पैरों की उंगलियों से। ये डांस भी है जिसमें पैरों की उंगलियों के बल पर हमें गति और फिसलते हुए हर एक तरीके के डांस फॉर्म को पैरों की उंगलियों पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली पैरों के काम को कोमलता के साथ में दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इस चीज को दर्शाता है। संगीत भी अगेन फिर कहाँ का है? कर्नाटक संगीत है। जितने भी दक्षिण भारत के ये शैलियां हैं उन सब में हमें कर्नाटक संगीत ही दिखाई देगा। क्यों दिखाई देता है इसकी बात हम लोग कर लेंगे बात। ठीक है, पोशाक में सफेद और सोने का मिश्रण दिखाई देगा आपको। पोशाक अक्सर सफेद होती है और उसमें सोना लगातार, जिस तरीके से कमर की बेल्ट पे मैंने दिखाया था एक हार बंधा हुआ है। ठीक है, सोने का एक कहीं ना कहीं गले के अंदर हार दिखा हुआ है। हाथों में बहुत सारा सोने का कहीं ना कहीं चूड़ियां वगैरह पहनी हुई है, सब सोने का कहीं ना कहीं आभूषण होता है। तो सफेद और सोने का मिश्रण बहुत महंगा डांस है ना, बहुत पूरी बॉडी पर सोना ही सोना है। ठीक है, बहुत महंगा डांस। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड है ना। जो समर्थक इससे रिलेटेड है, समर्थकों का नाम याद रखिएगा। तो समर्थक इससे रिलेटेड इनके नाम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कल्याणी अम्मा। ठीक है, ये बेसिकली ठीक है। हंसने वाली क्या बात है, याद रहेगा, अम्मा है। कल्याणी अम्मा, कृष्णा पाणिकर और माधुरी अम्मा। ठीक है, ये तीन नाम याद रखिएगा, इससे रिलेटेड नाम है। ये नाम काम आएंगे आपके मोहिनी अट्टम के डांस के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, कितने हो गए टोटल? 4 हो गए। बहुत स्लो चल रहा है, तो 8 हो जाना चाहिए। तेज तेज पढ़ाओ। ओडिसी ओडिसी का डांस है, मणिपुरी मणिपुरी का डांस है। ठीक है, ऐसे पढ़ा दो, खत्म है ये वाली बात। क्या करें, मजबूरी है पढ़ाना, इसको आ ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन छोड़ के तो नहीं सकते। ठीक है, तो ये बेसिकली ओडिसी डांस है, ओडिशा के अंदर है। मानवता, उदारता, सांस्कृतिक जो वैल्यूज है उनको छूता हुआ ये डांस दिखाई देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, ओडिसी शैली की जब बात करते हैं तो ये अलग ही अपने आप में एक शैली है। अभी तक कर्नाटक संगीत, कर्नाटक शैलियों की बात हो रही थी, अब यहाँ से ओडिसी शैली के अंतर्गत इस डांस फॉर्म का उदय होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम लोग बात करें कि इस नृत्य शैली के बारे में पता कैसे चला होगा, तो कहीं ना कहीं 2री शताब्दी ईसा पूर्व की बात है जब इस शैली के बारे में हमें सबसे पहले पता चला होगा। भुवनेश्वर के पास उदयगिरी की गुफाएं हो जाए, चाहे खंडगिरी की गुफाएं हो जाए, इस नृत्य की तमाम तरीके की हमें स्कल्पचर्स या मूर्तियां मिली हैं, जहां से हमें पता चला है कि ओडिसी डांस वहां पे परफॉर्म तब से होता चला आ रहा है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व से। ठीक है, तो लगभग ये भी डांस फॉर्म काफी पुराना हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे महरी, एक सदियों से कहीं ना कहीं महरी नाम जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये मंदिर में नर्तक के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, तो ये महरी नाम के लोग कहीं ना कहीं इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करते होंगे और धीरे धीरे माना गया, फिर इनका पतन होता चला गया और ये डांस फॉर्म होती चली गई। ठीक है, लेकिन आज के समय में ओडिसी को एक शास्त्रीय नृत्य का एक फॉर्म अगर माना जा रहा है तो हम इसको मानेंगे कि हमने इसको प्रोटेक्ट कर लिया, बचा लिया, वरना कहीं ना कहीं ये डांस फॉर्म खो चुकी थी। ठीक है, तो ओडिसी नृत्य इससे रिलेटेड है। ठीक है, बाकी सब चीजें इसकी हाव भाव वगैरह जो है वो सब इसके अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसके एलिमेंट्स को याद रखिएगा। टोटल एलिमेंट्स इसमें जो है उनके एलिमेंट्स को याद रखिएगा। एक तो मंगलाचरण है। मंगलाचरण बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है कि भाई आप स्टेज के ऊपर जब एंटर करते हो या कहीं भी ऐसी जगह एंटर करते हो, रिस्पेक्ट देते हो, या तो स्टेज को चूम लेते हो या हाथ रख के उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देते हो, तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक फॉर्म है जिसको मंगलाचरण कहते हैं। इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करने से पहले जो आप रिस्पेक्ट शो करते हो वो है बटू। ठीक है, बटू बेसिकली यहाँ पे जो आप मुद्रा का कहीं ना कहीं जो फॉलो करते हो, वो मुद्रा को फॉलो करने का मतलब मेल और फीमेल के बीच की व्याख्या को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एक ऐसी व्याख्या जिस व्याख्या के अंदर हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों इस नृत्य को परफॉर्म भी कर सकते हैं और कोमलता के साथ साथ में कठोरता को भी ये दिखा रहा होगा, उसकी कहीं ना कहीं एक फॉर्म बटू है। पल्लवी, ठीक है, पल्लवी की बात करें तो कहीं ना कहीं संगीत और आंदोलनों के रूप में कहीं ना कहीं इसको दिखाया जाता है। राग कैसा है संगीत के तौर पर, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर किया गया है, तो आपके सामने दर्शाया गया है। ठीक है, उसके बाद में थेरिज्म की बात की जाती है। थेरिज्म का मतलब बेसिकली ये कथक में कहीं ना कहीं देखा गया था, कथक से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो
भरतनाट्यम या कथकली से रिलेटेड थोड़ा बहुत इसकी चीजों को, या कथक से रिलेटेड इसको लिया गया है। ठीक है, विशेषताओं की बात करें तो मुख्यतः इसकी थीम है गीत गोविंद से ली गई है। कहां से ली गई है? गीत गोविंद, याद रखिएगा। ओडिशा नृत्य की कहां से ली गई है? गीत गोविंद से ली गई है। इसकी बेसिकली थीम वहीं पे, क्यों? क्योंकि ये भगवान कृष्ण के ही इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देगी। तो कृष्णा भगवान से रिलेटेड ही इस आपको प्रॉपर इसके अंदर डांस फॉर्म्स दिखाई देते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम की तरह ही इसमें भी पैरों की कहीं ना कहीं मूवमेंट्स हैं। ठीक है, आपको यहाँ भी पैरों के मूवमेंट जैसे भरतनाट्यम में होते थे वैसे इसमें भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसी चीजें हैं। बस बाकी इसके लिए इम्पोर्टेंट लास्य और तांडव दोनों इसके अंदर दिखाई देंगे ओडिसी नृत्य के अंदर, क्योंकि आपने देखा ना मेल और फीमेल दोनों तत्वों को दिखाई दिया जा रहा है इसमें, तो हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए कि दोनों तत्व यहाँ पे मिले जुले दिखाई देंगे। ठीक है, इसके बाद में यहाँ लिख लीजिए समर्थक कौन कौन है। समर्थक के नाम लिख लीजिए। ठीक है, इसके बाद में अगला देखें मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर के बेसिक जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं उन माउंटेन रेंजेस के अंदर इस डांस फॉर्म को परफॉर्म करने का एक भाव दिखाई देता है। अब आप इसको समझ सकते हैं, जब माउंटेन्स की बात हो रही है तो लॉर्ड शिवा कैसे हट सकते हैं पीछे। ठीक है, तो लॉर्ड शिवा से रिलेटेड या कहीं ना कहीं पार्वती से रिलेटेड इस नृत्य को परफॉर्म करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लॉर्ड शिवा पार्वती से रिलेटेड इस नृत्य को परफॉर्म करते हुए दिखाई तो जरूर देते हैं, लेकिन इसकी जो शुरुआत कहीं ना कहीं प्रमुखता इसे मिली वो वैष्णव धर्म से मिली है। कहां से? वैष्णव धर्म। कौन सा वैष्णव धर्म? जहां लॉर्ड विष्णु की उपासना हो रही है, लॉर्ड विष्णु के तौर पर लॉर्ड कृष्णा की पूजा की जा रही होगी, है ना, तो उस तौर पर भी इसका प्रमुखता तो इसे वहीं से मिली थी। तो हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि वैष्णव धर्म के साथ साथ राधा और कृष्ण के भी जीवन प्रसंग यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो अगर आप मणिपुरी की बात करोगे शिव पार्वती और राधा कृष्णा, ऐसे संगम कहीं ना कहीं हमें दोनों रूप के दिखाई देते हैं। जब मैंने आपको बताया था रामानुजाचार्य को जानते हैं आप लोग? जानते हैं कौन सी वाली फॉर्म दी थी उन्होंने? रामानुजाचार्य ने कौन सा दर्शन दिया है? हाँ, विशिष्ट वाला दिया है? पक्का भूले तो नहीं हो? विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, और उन्होंने एक बात बहुत अच्छे से वहां पे बताई थी कि जब तक वैष्णववाद और शैववाद दोनों आपस में मिलेंगे नहीं तब तक किसी भी तरीके के भक्ति आंदोलन सक्रिय रूप से भारत में नहीं चल सकता। और इसमें विभाजन ही कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के विभाजन की तरफ आगे बढ़ जाएगा। तो वैष्णव और शैव धर्म को कहीं ना कहीं अगर आप मिलता हुआ देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो, ये एक डांस फॉर्म है, इसमें वैष्णविज्म और शैविज्म दोनों को मिलता हुआ दिखाया दिया जा रहा है। यहाँ पे लॉर्ड शिवा से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है और लॉर्ड विष्णु से रिलेटेड भी दिखाई दे रहा है। साथ साथ में क्या सिर्फ लॉर्ड शिवा को ही वैल्यू दी गई है? नहीं, पार्वती भी साथ में। ठीक है, यहाँ पे क्या कृष्ण को दी गई है? नहीं, यहाँ पे साथ साथ में आपके राधा भी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इस मूल को भी दर्शा रहा है कि मेल फीमेल की समानता और साथ ही साथ में उस हिंदुइज्म के कॉन्सेप्ट को आपस में मिलाने की भी बात करता हुआ दिखाई देता। मणिपुरी में ये बेसिकली तांडव और लास्य दोनों ही होंगे। तांडव की बात तब होगी, लॉर्ड शिवा दिख रहे हैं आप, ठीक है, तो तांडव क्यों नहीं होगा? बेसिकली बिल्कुल है। और लास्य अगर दिखाई दे रहा है तो कृष्णा राधा वाला भी कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, तो लास्य कोमलता भी वहां पे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड चीजें हैं। बस इसमें इतना ही बहुत है, काफी। मणिपुरी के समर्थक लिख लीजिए बस, ये समर्थक है। छावेरी बहनें, बस इतना याद कर लोगे तो मणिपुर के समर्थक सब याद हो जाएंगे आप। ठीक है, हाँ, ये अगर किस्मत बुरी हुई तुम्हारी तो वो सिर्फ नैना ही लिख के दे देगा, आगे झावेरी लगाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये किस्मत बुरी होगी तब होगा ऐसा, वरना इन सब के नाम के आगे झावेरी लगा हुआ है। ये बेसिकली इसी की प्रतिपादक महिलाएं हैं जिन्होंने ये किया। ठीक है, नीचे भी दो नाम है, लिख लेना, उसको भी याद रहेगा, वरना झावेरी से रिलेटेड ही ये नाम अभी तक पूछे गए। कितने हो गए? 6 है, 6 हो गए, 2 बचे।
लिख लिया? ठीक है, आगे देखिए कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, कथक का बेसिकली कथा से ही लिया गया है इसको, और संगीत, नृत्य और नाटक कला सब इसके अंदर में दिखाई देती है, हर चीज का मिश्रण है, तो इसको कथक नाम दिया गया बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर में बेसिकली जब इसको परफॉर्म किया जाता है तो कथाओं का वाचन होता है, कथा परफॉर्म करते हुए दिखाई दी जाती है, कोई कहानी दिखाई दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग रासलीला देखते हैं, ठीक है, हम लोग देखते हैं ना रामलीला ग्राउंड के अंदर बड़ी सी इस तरीके की जो भी सब चीजें होती हैं, ये सब इसी कथक का कहीं ना कहीं एक पार्ट है। तो ये एक रूप से अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट फॉर्म क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी कथक। कथक ब्रज में अगर किसी से रिलेटेड है तो किससे रिलेटेड है? रासलीला से रिलेटेड देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें कि इससे रिलेटेड अगर कोई लोक की बात करी जाए तो ये किसी धर्म से बेसिकली रिलेटेड नहीं है। इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों तरीके के लोग इसके प्रतिवादक के तौर पर हैं और दोनों ने इसको अच्छे तरीके से चलाया, जिसके अंदर आप एक इंपॉर्टेंट तरीके से लखनऊ घराना देख सकते हो। ठीक है, लखनऊ घराना कथक का ही एक इंपॉर्टेंट घराना है, जिसकी शुरुआत कहीं ना कहीं बेसिकली 19वीं शताब्दी के दौरान हुई, और ये नवाब वाजिद अली शाह उन्हीं के समय में इसको भारत के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया गया हुआ। वाजिद अली शाह सुन के हंसे भी तुम लोग, इसलिए हंसे हो गए क्योंकि एक कहानी है उनसे रिलेटेड, शायद याद आ गई हो, तुम्हें चप्पल नहीं पहन के भागे थे जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया था। सुनी कहानी? नहीं सुनी? नहीं सुनी? हाँ, बोले कोई जूते पहनाने वाला होता है कहीं ना कहीं ना, तो वो नवाब बहुत पॉपुलर है, आलसी तौर पर कहीं ना कहीं इस तरीके से देखा जाता है ना। तो जब भी आपको कभी कोई ताना मारेगा तो यही बोलेगा बहुत नवाब पर, है ना, ऐसे तो बोलते हैं। तो वो इन्हीं से शुरू हुआ है। ये नवाब वाजिद अली शाह वही व्यक्ति है, इनके ऊपर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया था। ये अपने दरबार में बैठे हुए थे, ठीक है, और एक्चुअल में पैर वैर ऊपर करके बैठे हुए थे, ठीक, जूते नीचे उतरे हुए थे। तो ये नहीं भागे, अंग्रेज इन्हें पकड़ के ले गए जेल खाने में। तो इनसे पूछा गया सब भाग गए, तुम क्यों नहीं भागे? तो इन्होंने उनसे बोला कोई जूते पहनाने वाले होता तो शायद मैं भी भाग लेता। ठीक है, तो इनको कोई जूते नहीं पहनाए था इसलिए भाग नहीं पाए। तो ये इस वजह से पॉपुलर हो गया, बहुत नवाब हो रहा है ऐसे करके, नवाब वाजिद अली शाह, तमाम तरीके की चीजें ऐसे कर पॉपुलर हो गई। ठीक है, ठीक है, ये नृत्य बेसिकली कहीं ना कहीं लास्य कला को दर्शाता हुआ है। ठीक है, कलात्मक रूप से इस नृत्य में ठुमरी, दादरा, होरी, ये सब लखनऊ घराने की कलाओं से रिलेटेड माना जाता है। ठीक है, तो लखनऊ कलाओं के अंदर इसके अंदर बेसिकली जो अभिनय है उस शैली को काफी ज्यादा विकसित किया गया, और ये अभिनय की ही कुछ शैलियां हैं जिसमें ठुमरी, दादरा या होरी जैसी चीजें दिखाई देती है। बिरजू महाराज, अभी हम लोग बात भी कर रहे थे, इसी घराने से रिलेटेड है, जिन्होंने लखनऊ घराने को एक चरम पे पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, इसके बाद जयपुर घराना इसी से रिलेटेड। ठीक है, कछवाहा शासक बेसिकली इन्होंने जयपुर घराने को प्रोटेक्ट किया, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें। इसके अंदर भी बेसिकली जो है वो इंपॉर्टेंट रचनाओं की बात याद करें अगर हम लोग, तो पखावज एक रचना है, परन एक रचना है। ठीक है, इसके अंदर दिखाई देती है। इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब आप अभिनय को परफॉर्म करते समय किसी भी तरीके के कोई कृत्य को ऐसा कर दो कि समाज के किसी विशेष मुद्दे के ऊपर चोट पहुंचाता हो। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है परफॉर्म करने का, जिसको हम लोग पखावज वगैरह कहते हैं। ठीक है, इसके बाद एक घराना आपका बनारस का घराना है। ठीक है, बनारस के घराने का विकास जानकी प्रसाद ने किया था। ठीक है, ये बेसिकली इसके अंदर ये देखा जाता है कि नटवरी या नृत्य से रिलेटेड चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब हम लोग अगर इसके अंदर देखें तो नृत्य ही इसकी फॉर्म है, मेन फॉर्म है। कथाओं से रिलेटेड चीजों को थोड़ा कम करके इसमें नृत्य को ज्यादा परफॉर्म करने का प्रयास किया जाता है। तो ये बनारस का घराना इसी के अंतर्गत है। रायगढ़ का घराना, ठीक है, नाम याद रखिएगा, राजा चक्रधर सिंह। ठीक है, इन्होंने इसको बेसिकली किया था। और रायगढ़ घराने में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, ताल संगीत के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, डांस से ज्यादा किसके ऊपर फोकस किया जा रहा है? ताल संगीत वगैरह के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा, हम कथक की बात कर रहे हैं लेकिन कथक के अंदर भी इंपॉर्टेंट घराने हैं, उन घरानों को आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन से घराने फिर से देख लीजिए, हम लखनऊ घराने की बात कर रहे हैं, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना, ये घराने आप बेसिकली याद रखिएगा। ठीक है, बस इसके थोड़े बहुत इससे रिलेटेड कौन कौन लोग हैं उनके बारे में बस याद रखिएगा। वैष्णव पंथ से रिलेटेड माना जाता है, भक्ति आंदोलन के समय में इसको काफी ज्यादा प्रचार प्रसार मिला होगा। ठीक है, और इसके अंदर मीराबाई, सूरदास, ऐसे तमाम आप जो भक्ति संत देख चुके हो, उनकी रचनाओं को या उनके लिखे गए कार्यों को इस डांस फॉर्म में रख के परफॉर्म करने का कार्य
किया जाता है, ठीक है। तो इसमें परफॉर्म करा जाता है इस समय का। थीम भी ध्यान रखिएगा, राधा कृष्ण थीम के तौर पर इसको परफॉर्म करने का कार्य किया जाता है। देखिए उत्तर प्रदेश का इलाका ब्रज इलाका है, ब्रजवासी लोग है ना बेसिकली, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे ज्यादा वैल्यू लॉर्ड कृष्णा और लॉर्ड कृष्णा के तौर पर कहीं ना कहीं देखी जा सकती है, ठीक है। राधा कृष्णा का समाहित रूप दिखता है, ठीक है। तो ये कथक से रिलेटेड चीजें, ठीक है। जो लोग नोट नहीं कर पा रहे हो चिंता ना करो, मैं दे दूंगा नोट्स, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। नोट्स दे दूंगा, परेशान मत हो, क्योंकि निपटाना भी जरूरी है ना। समय नहीं रहेगा फिर उसके बाद में निपटाएंगे कैसे, ठीक है। कथक के तत्व समझ लीजिए, ये तत्व है इसके, आनंद, थाट, तोड़ा टुकड़ा, पठंत और तराना, ये सब इसके तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं जो कथक से रिलेटेड एलिमेंट के तौर पर जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे हम एलिमेंट्स कुछ बात कर रहे थे अभी पीछे, कुछ नाट्य रूपांतरणों में अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स इसके अंदर भी दिए गए। ये 5 एलिमेंट्स हैं, देख लीजिए ध्यान से। इन एलिमेंट्स का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है नहीं पूछा गया, कभी आज तक नहीं आया है। जरूर ये पूछ सकते हैं कि इन एलिमेंट्स को अगर पठंत है तो किससे रिलेटेड है, तो आप ध्यान रखेंगे किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसको देखा जा रहा है, ठीक है। बस बाकी इसमें कथक के समर्थक याद कर लीजिए, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दयमंत जोशी, ठीक है। ये इसके समर्थक है जिन्होंने कथक को समर्थन देने का कार्य किया होगा। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दमयंत जोशी, ये 4 नाम है, इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट नाम इसकी विशेषता के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। सत्रिय नृत्य, ठीक है, इस नृत्य की बात करते हैं हम लोग, तो ये असम का नृत्य है, ठीक है। असम की शैली के तौर पर हम इसको देखते हैं। जब भी भारत के अंदर पूर्वी राज्यों की बात आती है तो वहाँ की ट्राइब्स और वहाँ के डांस फॉर्म को जरूर और जरूर पूछा जाता है और उनको लिखा भी जाता है ना। जब भी कभी मेंस में वो प्रॉब्लम या इशू की बात आ जाए, यहाँ पे भी देखिए आप, शंकर देव हम लोग बात कर रहे थे ना, असम के अंदर शंकर देव को जानते हैं हम लोग, जिन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रतिपादन किया और भक्ति आंदोलन के तौर पर भी इन्होंने सत्तारिया नृत्य का ही यूज किया है, उसका प्रयोग करके ही इन्होंने क्या करा है, भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया, ठीक है। तो इसलिए यह आंदोलन के तौर पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और कहीं ना कहीं नृत्य के तौर पर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सत्तारिया नृत्य से रिलेटेड ये चीजें बस आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। बस इसके अंदर और चीजें जो भी है घर जाकर पढ़ लेना, सब थोड़ी पढ़ा लेंगे। उसके बाद देखो छऊ नृत्य, छऊ नृत्य ये बेसिकली मैंने बताया पूर्वी इलाकों से रिलेटेड है। कभी कभी इसको शास्त्रीय नृत्य का पार्ट बताया जाता है, कभी कभी वापस भी ले लिया जाता है, ऐसा मैंने बताया। टोटल 8 नृत्य पीछे देख चुके हो, 8 नृत्य हमने देख लिए। ये नवे टाइप का नृत्य है। इस नवे टाइप के नृत्य में कभी कभी हमने बोला इसे शास्त्रीय नृत्य का पार्ट बना लिया जाता है और कभी कभी नहीं। ये पूर्वी इलाकों से रिलेटेड माना जाता है। पूर्वी इलाकों में अगर हम असम की बात करें, कहीं कहीं असम में भी देखा गया है, ठीक है। आपका बंगाल के क्षेत्र में भी देखा जाता है, या पूर्वी इलाकों में मणिपुर वगैरह के इलाकों में भी इसको देखा जाता है। तो वहां से रिलेटेड है। मार्शल आर्ट में भी इसकी बात होगी थोड़ी बहुत, वहां पे भी हम लोग कर लेंगे। भारत के लोक नृत्य, ठीक है। अब शास्त्रीय नृत्य के बाद में अगला टॉपिक है लोक नृत्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग्स आ जाता है। पूछ लेता है कि अगर कोई नृत्य का नाम उसने दे दिया, ये नृत्य कौन से प्रदेश से रिलेटेड है या कौन से क्षेत्र से रिलेटेड है, ठीक है। तो नृत्यों के पार्ट आ जाते हैं। बहुत सारे राज्यों में अलग अलग तरीके के नृत्य दिए गए। लोक नृत्य में फिर से बता दूं, शास्त्रीय नृत्य से अलग कैसे है। शास्त्रीय नृत्य में बात किसकी हो रही है, एक नेशनल लेवल के डांस फॉर्म की बात हो रही है जो लगभग पूरे भारत में कहीं ना कहीं एक डांस फॉर्म को दिखाता है। लोक नृत्य में क्षेत्रीय नृत्यों की बात होती है, सिर्फ क्षेत्र के नृत्य को यहाँ पर दर्शाने का कार्य किया जाता है, ठीक है। अब हेडिंग डाल लो लोक नृत्य, और मैं जितनी ट्रिक बता रहा हूँ बस ट्रिक नोट कर लेना और कुछ नहीं करना। ट्रिक नोट कर लोगे तो लोक नृत्य कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। बस ट्रिक नोट कर लेना इसके अंदर, और कुछ याद नहीं करना है। चलिए पहला स्टेट लिखिए झारखंड, ठीक है। पहला स्टेट लिखिए झारखंड।
झारखंड के अंदर एक ट्रिक याद रखिएगा, वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा 4 पाई, ठीक है, 4 पाई का नाम सुनते हो, ठीक है। यहाँ पे याद रखना है 6 पाई, ठीक है। यहाँ पे क्या याद रखना, 6 पाई, ठीक है। झारखंड का मतलब झारखंड से झरने से ले लो, है ना। झारखंड का मतलब झरना, और झरने के पास में 6 पाई रुक पाएगी, 4 पाई तो टहल जाएगी, उड़ जाएगी, ठीक है। तो हमें 6 पहियों की जरूरत पड़ेगी रोकने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पाई की जरूरत पड़ेगी। यहाँ जब 6 लिखा हुआ है तो अभी मैंने एक डांस फॉर्म का मतलब आपको बताया था, छऊ, ठीक है। छऊ पूर्वी इलाकों का डांस फॉर्म है जिसमें झारखंड भी आता है। तो 6 से हो गया छऊ, ठीक है। 6 से क्या हो गया, छऊ। और पाई का मतलब हो गया पाइका, ठीक है। झारखंड में 2 लोक नृत्य पॉपुलर हैं, छऊ और पाइका। झारखंड में 6 पाई, झारखंड का मतलब झरने से होते, झरने के पास में 6 पाई पड़ पाएगी, है ना, ठीक। अब एक थोड़ा फनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा जो भी है फनी है ना, उसको बस उस तरीके से लिख लेना, ठीक है। असम है, ठीक है, असम का इलाका है। असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी, ठीक है, ये भी याद रखो। असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी, ठीक है। तो ये ट्रिक है, असम के नाम से आप इसको याद रख सकते हो। तो असम में जो पॉपुलर लोक नृत्य हैं, ठीक है, वो आपके लिए एक तो बहु नृत्य है वहां का, बिहू जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिहू नृत्य यहाँ पे पाया जाता है, हम बहु से बिहू याद रख सकते हैं। और काले गोपाल का मतलब वहां पे एक लोक नृत्य कले गोपाल है, ठीक है। कले गोपाल एक लोक नृत्य वहां पे पाया जाता है, हाँ। तो ये बेसिकली असम से रिलेटेड है, इसको आप याद रख सकते हो। असम की बहू काले गोपाल के साथ भागी। ठीक है, अगला देखिए पंजाब, ठीक है। अब पंजाब देखिए काफी ज्यादा गलत चीज के लिए पॉपुलर है, और वो गलत चीज वहां पे ये है कि लोग नशा बहुत करते हैं, है ना, नशा वशा बहुत करते हैं वहां के लोग, ठीक है। नशे का एक भाग जो है वो भांग भी, ठीक है। पंजाब के लोग भांग पीने के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये तो जानते ही हैं सभी लोग, है ना। तो यहाँ पे एक ट्रिक है, पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, ठीक है, ठीक है। पंजाब के गिद्ध भी भांग पीते हैं, इंसान तो पीते ही पीते हैं, ठीक है, वहां के गिद्ध भी भांग पीते हैं। तो इससे 2 डांस फॉर्म मिल गए हमें, गिद्ध से मिल गया गिद्धा, ठीक है, वहां की डांस फॉर्म क्या है, गिद्धा। और भांग से क्या मिल गया, भांगड़ा, ठीक। ये वहां का लोक नृत्य है, गिद्धा और भांगड़ा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग अब राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान में आप लोग जानते ही हैं, राजस्थान पॉपुलर किसके लिए, रेगिस्तानों के लिए, है ना। और रेगिस्तानी तौर पर यहाँ पे धूप बहुत पड़ती है ना, धूप वगैरह बहुत पड़ती है। यहाँ पे धूप पड़ने की वजह से एक बहुत प्रॉब्लम बड़ी ये होती है कि सूरज की किरणों की वजह से धूप बिल्कुल सुई की तरह चुभती है, होता ना, धूप बहुत तेज पड़ रही है तो किसकी तरह चुभती है, सुई की तरह चुभती है। तो सुई से तो यहाँ पे एक हमारे लिए डांस फॉर्म आ जाता है, सुई सिनी। और ये कई एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। सुई सिनी हमें याद नहीं रहता, इसलिए हम इसको याद कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। और राजस्थान के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म और है जिसको हम लोग कठपुतली कहते हैं, वहीं पे पॉपुलर है, ठीक। कठपुतली तो सबको याद रहता है, इसलिए इसको ज्यादा टेंशन नहीं है याद करने की। तो कठपुतली एक नृत्य वहां पाया जाता है, कठपुतली, सुईसनी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस बात को और ध्यान रखिएगा, एक डांस फॉर्म वहां पे और है जिसको हम लोग घूमर कहते हैं, ठीक है, घूमर भी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो, राजस्थान में बहुत तेज धूप पड़ती है, धूप में जब आप घूमने निकले तो आपको धूप सुई की तरह चुभी हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं ये याद हो जाएगा कि कठपुतली, सुई और घूमर से आप इस डांस फॉर्म को, राजस्थान के तीनों डांस फॉर्म को याद कर सकते हो, ठीक है।
अगला देखिए, इसके बाद है नागालैंड। ठीक है, अगला राज्य लिखिए इसमें नागालैंड। नागालैंड के अंदर एक चीज याद रखिएगा, नाग की चोंच। वैसे तो फन होता है उसका, लेकिन मैंने यहाँ चोंच बना दी उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नाग की चोंच। ठीक है, नाग से नागालैंड याद रखिएगा, चोंच से वहां का एक डांस है चोंग। ठीक है, चोंग नृत्य वहां पे पाया जाता है, तो चोंग डांस को हम लोग नागालैंड के अंतर्गत याद रखते हैं। ठीक है, तो चोंग याद रखिएगा। अगला है गोवा। ठीक है, गोवा, गोवा जानते हो आप लोग, काफी मॉडर्न है। ठीक है, सबको पता है। ठीक है, गए नहीं तुम जाओगे, मॉडर्न है बोला ना, तुम प्राचीन आदमी। तो गोवा की बात हम लोग कर रहे हैं। गोवा बेसिकली पॉपुलर क्यों है? पॉपुलर बेसिकली मॉडर्न फॉर्म के लिए है, वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन के पॉपुलर है, और मॉडर्नाइजेशन के तौर पर वहाँ पे बियर बहुत चलती है। ठीक है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, तो बियर क्यों पी के लोग वहां पे ढक्कन फैला देते हैं उस पर। ठीक है, उस पर ढक्कन फेंक देते हैं वहां पे। ठीक है, और ढक्कन की वहां पे मंडी देखने को मिलती है। मंडी का मतलब बहुत सारे ढक्कन मिलते हैं वहां पे। ठीक है, तो ढक्कन की मंडी। ठीक है, ढक्कन की मंडी वहां पे देखने को मिलती है। तो वहां के गोवा के दो पॉपुलर डांस फॉर्म है, एक है ढक्कन और एक है मंडी। ठीक है, हाँ, देखो ऐसे याद होगा, इसके अंदर सब याद करने बैठ जाओ तो नहीं याद हो गया ये। उसके बाद में अगला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड नाम आ रहा है इसमें अरुण। ठीक है, अरुण नाम आ रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन। ठीक है, इस ट्रिक को नोट कर लो पहले। अरुण चला युद्ध लड़ने मुखौटा पहन के। अरुण से तो हमें याद रख लेना है कि बात हो रही है किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, और यहाँ पे दो नृत्य पॉपुलर है, युद्ध से याद रखिएगा, युद्ध नृत्य ही करके एक नृत्य यहाँ पे पाया जाता है, वो नृत्य पॉपुलर है, और एक नृत्य का नाम ही है मुखौटा नृत्य। ठीक है, ये दो नृत्य यहाँ पे पॉपुलर है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में ये नृत्य पॉपुलर है। सिंपल राज्य का नाम आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसको मिलान करिए। ठीक है, तो मिलान करने के तौर पर आ जाता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर एक नृत्य पॉपुलर है, उसका नाम है गढ़वाली। ठीक है, गढ़वाली बेसिकली देखिए उत्तराखंड की बात है, और उत्तराखंड क्या है, नदियों का गढ़, जानते हैं है ना, नदियों का गढ़ उत्तराखंड, और गढ़ से हम लोग याद रख लेंगे क्या, गढ़वाली। ठीक है, उसके बाद एक स्टेट आप लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य उसका नाम है रऊफ। ठीक है, रऊफ लोक नृत्य है। पहला तो एक अरेबिक वर्ड है, तो आपको याद ही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है थोड़ा बहुत ऐसा। उसके बाद में भी याद ना हो तो जम्मू कश्मीर में बहुत ठंड पड़ती है, और ठंड से मुंह से निकलता है उफ। ठीक है, तो रऊफ, ठीक है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हो गया रऊफ। ठीक है, इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बर्फ बहुत पड़ती है, जानते हैं आप लोग इस बात को, है ना, ठंडा इलाका, बर्फ बहुत पड़ती है। अब हाँ, अच्छा, अब हिमाचल प्रदेश को, हाँ वो तो कंगना रनावत की वजह से सब जानते हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपको, अगर आप चलना शुरू करोगे यहाँ, तो शायद नंगे पैर चलना मुश्किल है आपके लिए, है ना, तो यहाँ पे आपको बताया जाता है कि चप्पल पहन के चलो, नंगे पैर चल नहीं पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे चप्पल के नाम से एक नृत्य पॉपुलर है, छपेली। ठीक है, छपेली।
हिमाचल प्रदेश में है छपेली नृत्य पॉपुलर। हिमाचल प्रदेश ठंडा बहुत है, बर्फ बहुत है, बर्फ पिघलती है, नदियों की तरफ ले जाती है, और नदियों की तरफ ले जाने की वजह से एक चीज और वहां पे पॉपुलर है, और वो पॉपुलर है बोटिंग। ठीक है, बोटिंग लोग बहुत करते हैं वहां पे। ठीक है, बोट वगैरह चलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो एक और नृत्य यहाँ पे पॉपुलर है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर, जिसका नाम ही है गढ़नाव। ठीक है, क्या नाम है? गढ़नाव। नाव के नाम से आप याद रखिएगा, गढ़नाव। ठीक है, गढ़नाव को एक नाम और दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। नाव आप कैसे चलाते हो? डंडे से। ठीक है, तो इसको कभी कभी डंडा नाव भी बोला जाता है। ठीक है, गढ़नाव को कभी कभी डंडा नाव भी बोला जाता है। गढ़नाव, डंडा नाव या छपेली, ये सब कहाँ के नृत्य हैं? ये सब आपके हिमाचल प्रदेश के नृत्य हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़, बस एक याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में गढ़ आता है, गढ़ का मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, और गाड़ी नृत्य यहाँ पे पॉपुलर नृत्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़, गढ़ में आता है गाड़ी, गाड़ी यहाँ पे पॉपुलर नृत्य है। इसके बाद महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एक इंपॉर्टेंट नृत्य है लावड़ी। ठीक है, लावड़ी नृत्य यहाँ पे पॉपुलर नृत्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा, और सबके थोड़ी टिप बनाता रहूँ, याद रख लो, एक ही तो है लावड़ी बस। महाराष्ट्र में लावड़ी, इसको याद रखें। ठीक, आप मेघालय, मेघालय का मतलब हम देख रहे हैं कि मेघालय में वर्षा बहुत होती है। ठीक है, बादलों से रिलेटेड है। ठीक है, बादलों से रिलेटेड एक नृत्य याद रख लो, यहाँ पे बागला नृत्य। ठीक है, बागला नृत्य, बादलों से रिलेटेड मेघालय बागला नृत्य की बात होती है, तो हम लोग मेघालय में बागला नृत्य याद रखते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे हैं, इसकी एक ट्रिक लिख लो। उत्तर में कजरी की रासलीला, कजरी की, उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। छोरा, कजरी लड़की है, छोरा लड़का है? देखने आ गया। उत्तर में कजरी की रासलीला देख छोरा नौटंकी कुल में आ गया। ठीक है, इसमें कजरी को गोला बनाइए, नीचे लिख लीजिए कजरी नृत्य। रासलीला पे गोला बनाइए, लिख लीजिए रासलीला नृत्य। छोरा पे गोला बनाइए, लिख लीजिए झौरा। झौरा, झौरा नृत्य। नौटंकी पे बनाइए और लिख लीजिए नौटंकी नृत्य। ठीक है, और कुल पे गोला बनाइए, लिख लीजिए चरकुला। चरकुला। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के बेसिक नृत्य हैं जिनके बारे में लगातार पूछ लिया जाता है। मेरे ख्याल से अगर एक बार ट्रिक अगर आप लोग ध्यान से देख लोगे तो फिर क्वेश्चंस जब भी लगाओगे तो आप लोग बहुत आसानी से लगा ले जाओगे कि कौन कौन से नृत्य को किस किस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देख लीजिए, इसमें एक चीज और देख लीजिए, यक्षगान जो है कर्नाटका का है, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटका से रिलेटेड है। कभी कभी यक्षगान को भी नवा शास्त्रीय नृत्य मान लिया जाता है, तो यक्षगान कर्नाटका से रिलेटेड है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए 2014 में यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, तो और तो एग्जाम में तो बहुत आसानी से सिर्फ मैच द फॉलोइंग ही आता है,
तो आप इसके अंदर देख लीजिए गरबा कहाँ का है, गुजरात का है, मोहिनीअट्टम उड़ीसा का है क्या, कहाँ का अट्टम से आने सब केरला का है ना, तो हम उस हिसाब से ध्यान रख सकते हैं। बस यही वाला गलत है, ठीक है। और यक्षगान इसमें से कर्नाटका का है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन तमाम तरीके के आपसे पूछे जाएंगे। अगर जिस तरीके के क्वेश्चनों को आप अगर आराम से कर लोगे, बस सिर्फ और सिर्फ अगर उनकी ट्रिक्स याद, लोक नृत्य में सिर्फ ऐसे ही नृत्य पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज नृत्य खत्म हो गए, कल से हम लोग चर्चा करेंगे म्यूजिक फॉर्म्स की, ठीक है। म्यूजिक फॉर्म कल, हाँ थोड़ा 11 बजे शुरू हो पाती है। बच्चे सुबह में अगर टाइम से आने लगे तो सुबह में शुरू हो जाए, बच्चों पर डिपेंड करता है।